हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। जय सिया राम, जय जगन्नाथ सर। जय सिया राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा। सर माइक पे पीडब्ल्यू का लोगो भी लगा है। हाँ, माइक पे पीडब्ल्यू का लोगो भी लग गया है, ठीक है ना। ऑफिशियली पीडब्ल्यू का हो गया अभी ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हमारे ऊपर भी तो पीडब्ल्यू का लोगो है? जय श्री राम सर। जय श्री राम। ओके। जय हनुमान सर। अच्छा, जय हनुमान। सारे भगवान याद कर लो पढ़ाई से पहले, है ना, कोई तो काम आएंगे। ओके, सब सेटल्ड हो गए? ओके, फास्ट। चलो, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, खेद रहा मुझे। थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी कल, आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, तो आज आपका लेक्चर लेने आया हूँ मैं, है ना। ओके, सो जरा ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें क्लास की तरफ, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा अस्सलाम सा वालेकुम स्लो। सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, थोड़ा भी बेटर नहीं है, तबीयत थोड़ी ठीक ठीक है, तो हल्का सा थोड़ा सा स्लो बोल सकता हूँ आज मैं, ठीक है ना। ओके। ये जय किसी श्री का राम माइक सर। ऑन है? किसी का माइक ऑन है? जरा एक बार अपने सेंटर पे पहले चेक करें, जिसका भी माइक ऑन है उसको बंद करें। ओके, किसी का या तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, माइक चेक करें अपने अपने सेंटर्स पे, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, रिवाइज करके आए हो? प्रोजेक्टाइल जितना पहले पढ़ाया था रिवाइज करते हो ना साथ के साथ? पक्का रिवाइज करा करो हर क्लास के बाद, ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले रिवीजन करके आना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है भैया, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं करके आ रहे हो तो इसको आदत में डालो, रिवाइज जरूर करके आओ। अगली क्लास आपको उतनी अच्छी समझ में आएगी जितना आप पिछली क्लास का रिवाइज करके आओगे। सो आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन से ही, वही चल रहा है अभी ये टॉपिक, लास्ट लेक्चर है आज प्रोजेक्टाइल का। और सिलेबस की बात करूं, सिलेबस में आपको पहले बता देता हूं, सिलेबस में यही आएगा आपका, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, यही दो कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव वेलोसिटी, जो 16th को आपका टेस्ट होने वाला है। यही सिलेबस है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी भी आप देख लेना टेस्ट सिलेबस, अगर कोई अपलोड हुआ होगा तो उसमें अगर कुछ गलत लिखा है तो आपको मैं बता देता हूं। मोशन इन अ प्लेन ही आएगा, सिर्फ मोशन इन अ प्लेन। सर्कुलर मोशन उसमें नहीं अभी हमने पढ़ा है, तो सर्कुलर मोशन को हम बाद में पढ़ेंगे, वो नहीं आएगा। मोशन इन अ प्लेन में सिर्फ आपका प्रोजेक्टाइल और आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी, रेन मैन प्रॉब्लम जो मैंने आपको कराया था, रिवर प्रॉब्लम जो मैंने आपको कराया था, सिर्फ वही आएगा, ठीक है ना। याद रखना बच्चों, ओके। जितना भी मैंने मोशन इन अ प्लेन में पढ़ाया है सिर्फ वही आप लोगों के सिलेबस में आएगा। अब आपने पढ़ाया मतलब वहां तक ही? हाँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा बेटा सिर्फ वहीं तक आएगा, एक्स्ट्रा तो कुछ आएगा नहीं। और अभी क्योंकि काइनेमेटिक्स चल रहा है, तो अभी हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन तो बीच में एक आधा हो सकता है 1D का आ जाए, बट ज्यादातर जो मेजर क्वेश्चन होंगे वो प्रोजेक्टाइल के होंगे। एक दो क्वेश्चन अगर कोई काइनेमेटिक्स का 1D का आ जाता है तो अलग बात है, वो आपको आना भी चाहिए। बट मेजरली हम रिलेटिव मोशन, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम और प्रोजेक्टाइल मोशन के ही क्वेश्चन देखेंगे हमारे टेस्ट पेपर में, ठीक है। और ये टेस्ट सभी प्लीज 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 देना जरूर, अगर आप चाह रहे हो अपनी इंप्रूवमेंट लाना, अपने सब्जेक्ट को और निखारना और निहारना, तो आप लोगों को टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सबसे आवश्यक है कि आप टेस्ट जरूर दें, ठीक है। टेस्ट छोड़ दोगे तो फिर मैं क्या, कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आप खुद भी नहीं कुछ कर पाओगे। टेस्ट दोगे तभी आपको कुछ ना कुछ रियलाइज होगा कि कहां तक आप प्रिपेयर्ड हो। सो देखो, आज मैं क्या करूंगा, आप लोगों को जो कहूंगा आप नोटबुक में लिखना स्टार्ट करना और साथ के साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट करना। आपको मैं यहाँ रिलेशन बिटवीन रेंज और मैक्सिमम हाइट कहना दिखाना चाहता हूं क्या आता है। रेंज का फॉर्मूला सभी को याद है, ये रेंज का फॉर्मूला, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, रेंज का फॉर्मूला होता था। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो? हाइट का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? यू स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यही फॉर्मूला होता था ना। याद करो, रेंज और हाइट के फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? ठीक है। इवन आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रेंज है, ये हाइट है, आप रेंज को ये भी लिख सकते हो, आप रेंज को लिख सकते हो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2u स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा
और cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है ना। तो ये रेंज का फॉर्मूला, ये हाइट का फॉर्मूला। अब आप लोगों को अपनी नोटबुक में फटाफट कैलकुलेट करना है। मैं आपसे कह रहा हूं h बाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। h बाई आर करने से आपको क्या मिल रहा है? जब आप हाइट को रेंज से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? ये आपकी रेंज है, वो आपकी हाइट है। जल्दी से सब करेंगे, सभी को करना है। h बाई आर करके क्या मिल रहा है मैं देखना चाहता हूं, आप करते हो नहीं करते। नोटबुक में एक भी बच्चा मुझे इधर उधर देखता हुआ झांकता हुआ नजर ना आए, क्योंकि अब ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, मैं तो आपको सब कुछ लिख के दे रहा हूं। इधर उधर देख के अगर आपका ध्यान जा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। h बाई आर, कुछ सुंदर सा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है आपके सामने, h बाई आर करके देखो। जिसका भी आया आंसर वो माइक पे बोल सकता है। कुछ आंसर आ रहा हो अगर आपका अच्छा सा, देखने में एक्सप्रेशन प्यारा सा कोई बन रहा हो। 1/4 cot थीटा। 1/4 कॉट थीटा, कॉट थीटा या टेन थीटा? h बाई आर, सर cot थीटा आ रहा है। कॉट थीटा आ रहा है पक्का? यस सर। चेक कर लो सभी बच्चे, कॉट थीटा आ रहा है या टेन थीटा आ रहा है? 10 थीटा आ रहा है सर। 10 थीटा बाई 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? पूरा आंसर बताओ। 10 थीटा बाई 4। 10 10 थीटा बाई 4 आ ओके, रहा है। देखो आप देखो h बाई आर कर। 1/4 cot थीटा बोल रहे हैं। अच्छा 1/4 कॉट थीटा बोल रहे हो आप? ओके सर cot थीटा नीचे बोल रहे हैं। अच्छा नीचे बोल रहे हो, ठीक है। यस सर। देखो चेक करो, आप ध्यान से देखो, यहां से आप लिख सकते हो यू स्क्वायर, और यहां क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, है ना। सो ये हमारा h हो गया। अभी मैंने h लिखा है, अगर आप r से डिवाइड करोगे तो r कितना है? 2u स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है बोलो? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना है? g। तो आप देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। आपका g से g कैंसिल हो जाएगा, है ना, और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा, राइट, है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे और कोई चीज जो आपकी कैंसिल हो रही है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो बेसिकली ऊपर साइन थीटा बचेगा, नीचे कॉस थीटा। तो यानी कि यहाँ बच जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि आपका बच रहा होगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 4। और ये एक्सप्रेशन हमें याद भी रखना है, यानी कि हाइट डिवाइडेड बाय रेंज जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है टेन थीटा बाय 4। तो अगर आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, उसके लिए ये रिलेशन बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जगह इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जहां आपको रेंज दे रखी हो, हाइट निकालने के लिए गए, हाइट दे रखी हो, रेंज निकालने के लिए दे, और आपको एंगल पता हो, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हो। वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम होंगे, पलक एक आधा क्वेश्चन होगा जो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है वेक्टर का कोई ना जाए, ठीक है ना। टेस्ट में एक दो बच्चों के डाउट्स हैं कि टेस्ट में वेक्टर का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या, तो नहीं आएंगे बेटा, ज्यादातर प्रोजेक्टाइल के ही होंगे या फिर रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। तो ये रिलेशन सभी ने देखा, h बाई आर टेन थीटा बाई 4, क्या ये रिलेशन हमें याद भी हो गया? ठीक है ना, h बाई आर टेन थीटा बाई 4 ये हमें याद भी हो गया, हाइट और रेंज के बीच का ये रिलेशन, ठीक है ना। इसको बिल्कुल अपने मन में बसा लो कि हाँ ये फॉर्मूला अगर मुझे याद होगा तो सर इससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ा जल्दी से इसको लिख लेंगे। और अब मुझे बताओ रेंज मैक्सिमम कब होती थी? किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती थी? 45 डिग्री 45 डिग्री पे 45 हमारी रेंज कैसी 45 होती थी? मैक्सिमम होती थी ना। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम 45 होती थी। डिग्री। तो एट 45 डिग्री इनका रेशियो क्या आएगा बता सकते हो? एट 45 डिग्री जब मेरी रेंज मैक्स होती थी, एट 45 डिग्री हम जानते हैं ना, जब थीटा मेरा 45 डिग्री होता था तो आर मेरा आर मैक्स हो जाता था, मैक्सिमम रेंज हो जाती थी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम ध्यान से देखिए, जो मेरा h बाई आर आया था वो कितना आया था? टेन थीटा बाई 4। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ आर मैक्स लिख देता हूं। तो इस केस में जो मेरी हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1045 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/4। तो यानी कि यहां से जो मेरी हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स हाइट, ये क्या मेरा आ जाएगा? आर मैक्स। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इससे हमें क्या मिला, इससे हमने ये सीखा 45 डिग्री पे, जब मेरा थीटा 45 डिग्री पे होगा उस टाइम मेरी रेंज सबसे ज्यादा होती है। ध्यान से सुनो पहले, 45 डिग्री पे मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, उस केस में मेरी रेंज सबसे ज्यादा होती है, और उस एंगल पे रेंज और हाइट रिलेटेड है। आपकी जो रेंज है ना वो आपकी हाइट के 4 गुना है। अगर ये 10 मीटर है तो ये 40 मीटर होगा, अगर हाइट 20 मीटर है तो ये 80 मीटर होगा। यानी कि ये फॉर्मूला बहुत काम आता है आपके, जो भी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है h बाई आर का जो रिलेशन है ये बहुत काम का है। ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल भूलना मत, टेन थीटा बाई 4,
क्योंकि आपको किसी भी एंगल पे अगर आपसे पूछेगा आप हाइट और रेंज के में रिलेशन निकाल सकते हो, और मैक्सिमम रेंज के लिए जो आपकी हाइट है वो रेंज के 1/4 होती है, और जो रेंज है वो हाइट के 4 गुना हो जाता है। आपकी रेंज आप कह सकते हो एट 45 डिग्री आपकी जो रेंज है वो हाइट के 1/4 है ना, और जो आपकी हाइट है वो रेंज के 4 गुना है। ये किस पे है? 45 डिग्री पे। और बेसिक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाता है कभी कभी, डायरेक्ट। ये सवाल को आसान बना देता है। कई बार सवाल आप लोगों को करने में, अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से, मामूली तरीके से, बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड से करोगे, हो सकता है सवाल सॉल्व कर लो आप 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगे। पर अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को 15-20 सेकंड में भी कर सकते हो। जो देखने में लगता है कि सर क्या फायदा होगा 15-20 सेकंड बचाने का, बट बहुत फायदा होता है एग्जाम में। 15-20 सेकंड एक क्वेश्चन में बचाते हो तो आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हर क्वेश्चन में अगर आप 15-20 सेकंड बचा लो, ऐसे 10 क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका बहुत टाइम सेव होता है और आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हो। सर h इज इक्वल टू r/4 होगा ना, r इज इक्वल टू h/4 कैसे होगा? हाँ, ये सही लिखा। यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या गड़बड़ करी हुई है अगर हम ध्यान से देखेंगे। रेंज 4 टाइम्स h होगा, ठीक है ना। चलो शुक्र है किसी ने तो ध्यान दिया कि यहाँ कुछ गलत लिखा है। रेंज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट होगा, और अगर हम ध्यान से देखें मैक्सिमम हाइट रेंज के 1/4 होगी, ठीक है ना। ये रहा, देखो यहां से फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। रेंज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट होगी और हाइट रेंज बाय 4 होगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर नोटिसिंग कि हमने कुछ उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो। तो इसका मतलब है सिर्फ कॉपी नहीं करना है हमें, हमें ध्यान भी रखना है हम क्या नोट कर रहे हैं। कि सर ने यहाँ बताया था और यहाँ कुछ और लिख दिया था, तो हमें बताना भी है सर को कि सर आपने उल्टा लिख दिया यहाँ रिलेशन, ठीक है। अब ये वही बता पाएगा जो सुन रहा है, समझ भी रहा है। सिर्फ नोट करने से नहीं होता। तभी मैं कहता हूं बस आप लोगों का ध्यान होता है कई बच्चों को सिर्फ नोट कर ले, नोट कर ले, नहीं, समझना जरूरी है। नोट्स तो क्लास के बाद भी मिल जाएंगे, वो तो आप बाद में भी उतार लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है ना। आलस मत करा करो, दोबारा लेक्चर देखना भी पड़ जाए आप नोट्स ले लिया करो, वहां से लिख लिया करो। बट समझना बहुत जरूरी है। जिसने समझा उसने 1 मिनट में बता दिया कि सर आपने कुछ उल्टा लिख दिया यहाँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर टेलिंग दिस थिंग, ठीक है। क्लियर है ना, ये समझ में आ गई। रेंज बड़ी है और हाइट छोटी है ना। रेंज बड़ी है और हाइट छोटी है। अगर आप रेंज की बात करो वो 4 गुना है आपके हाइट के, कब? 45 डिग्री पे। और वैसे इन दोनों का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। ओके, सो अगर आपको किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, मान लो, है ना, ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मान लो आपको क्वेश्चन में दे, ठीक है ना, मान लो आपको क्या दे, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे, आपको क्वेश्चन में ऐसा दे, क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो, ऐसा किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा हो, क्वेश्चन में ऐसे कई बार दे देता है, जैसे सवाल में वो लिख देता है कि सपोज फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज इज 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, 5 टाइम मैक्सिमम हाइट, 6 टाइम मैक्सिमम हाइट, इस तरीके के सवाल दे देता है। तो आप कैसे सवाल को जल्दी सॉल्व करोगे? यानी कि किसी सवाल में आपको बोल दे रेंज इन जनरल n टाइम्स मैक्सिमम हाइट की है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में बोल दे रेंज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट की है, ये आपको किसी सवाल में गिवन हो, ऐसा हमें किसी सवाल में गिवन हो, तो आप इस सवाल को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन में दिया था और हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, h/r का फॉर्मूला होता है tan θ/4, है ना, हम ये जानते हैं ना h/r का फॉर्मूला क्या होता है, tan θ/4। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, एक रिलेशन आप खुद जानते हो, तो अब यहां से आप tan θ निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहां से h/r का रिलेशन निकालोगे, अगर आप यहां से h/r का रेशियो निकालोगे, यहां से अगर आप h/r निकालोगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा h/r, 1/n। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो किससे, 1/n से, क्योंकि ये आपको पता है, ये हम जानते हैं, ये तो हर क्वेश्चन में होता है, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। आप यहां से h/r देखो, यहां से h/r कितना आ जाएगा, 1/n, आप 1/n से यहां से इक्वेट कर दोगे। तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आपका tan θ आ जाएगा आपका 4/n, तो यहां से आपका जो थीटा आ जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ 4/n हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, एग्जांपल दूंगा, पर पहले आप इसको नोट कर लें, उस एग्जांपल को आप ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी जाए
ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है हमेशा ही ट्रू होती है, ये तो होता ही है। तो इन दोनों को साथ में यूज करने के लिए आप यहां से भी h/r निकाल लेंगे और 1/n से आप इसको tan θ/4 से इक्वेट करोगे तो tan θ 4/n होगा। बट यहां अगर मैं ध्यान से देखूं n क्या है, रेंज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट है, ये क्वेश्चन में दिया है। इसको नोट करो, मैं फिर एक सवाल कराता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब एक आधी वैल्यू लेके करते हैं ना तो सवाल और समझ में आता है, पर आप पहले इसको नोट करो। सवाल दिखाऊं, एक क्वेश्चन दिखा दूं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन देखते हैं तो शायद और अच्छे से समझ में आए, है ना। एक क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सब रीड करो। मैं टाइमर दे रहा हूं, आपको टाइम देता हूं सॉल्व करने का, आप जितना दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं यहाँ टाइमर दे रहा हूं और टाइमर खत्म होने से पहले प्लीज कोई जवाब ना दे, ताकि सभी बच्चों को टाइम मिले करने के लिए। ठीक है, सब करना ट्राई करो, सब ट्राई करो करने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी u है, such that its range becomes 2 times of the maximum height. Find range and time of flight of the particle. नजर मेरी स्क्रीन पे ही रहती है हर बार। कोशिश करनी है, ठीक है। स्क्रीन पे रहती है तो बच्चे हाथ भी लाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे रहती है इसका मतलब हाय हेलो मत करो, इसका मतलब है क्वेश्चन करो भाई। पूरे बढ़िया मजे लेते हो तुम लोग भी, हैं। हो गया टाइम अप, कुछ किया, समझ में आया क्या करना चाहिए? चलो देखते हैं। अब इसका कोई ऑप्शन तो दिए नहीं, आंसर बताना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। आप बस वेरीफाई करो कि आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। अब मैं इसका सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर रहा हूं, तो सिर्फ आप अपना सॉल्यूशन मैच करो मेरे साथ। देखो क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, आप इतना सोच पा रहे थे। देखो इसमें इंफॉर्मेशन दी है ना, क्या दी है, रेंज इज 2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी कि यहां क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू 2h दिया है ना। देखो यही दिया है ना, रेंज बिकम्स 2 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो हमें ये दे दिया ना बेटा, r इज इक्वल्स टू 2h। यानी कि आपको पता है, अभी हमने बताया था ऐसे केस में जो tan थीटा होता है वो कितना होता है, याद है हमने क्या निकाला था अभी पीछे, 4/n होता है ना। यहां मेरी n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। देखो ध्यान से पीछे देखो, हमने ये सवाल में देखा था ना, जब मेरी रेंज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट हो, है ना, तो उस केस में हम h/r को tan θ/4 लिख सकते हैं और ये 1/n होगा। इस केस में मेरा tan θ 4/n होगा, है ना, यही तो हमने देखा था। तो हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। रेंज 2 टाइम्स h है तो n की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, tan θ 4/n हो जाएगा। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, आपको अगर दूसरा वाला फॉर्मूला याद है, आप h/r की वैल्यू देखो, वो tan θ/4 होती है। ये कितनी होती है, tan θ/4 होती है। आप कंपेयर कर लो, यहां से h/r का रेशियो लो और यहां से h/r का रेशियो लो और कंपेयर कर लो, ठीक है ना। h मैं कैपिटल H लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, कैपिटल H मतलब हाइट है। तो tan θ 4/n आ गया, यानी कि tan θ मेरा 4/2 आ गया, यानी कि tan θ 2 आ गया। तो आप सोचो ध्यान से, आपका tan θ तो 2 आ गया। tan θ जैसे ही 2 आ जाएगा तो क्या आप sin θ और cos θ बता सकते हो मुझे? चलो सोचो, आप मुझे sin θ और cos θ बताओगे? अब आप ये मत सोच, अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं, sin θ cos θ क्यों चाहिए? क्योंकि रेंज की और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में sin θ cos θ यूज होता है, इस्तेमाल होता है, इसलिए निकाल रहा हूं। तो आप tan θ को 2 की जगह 2/1 लिख दो, लिख सकता हूं ना। tan θ 2 आया था, मैं इसको 2/1 लिख सकता हूं ना, 2/1 भी तो 2 ही होता है। मतलब मैं यहाँ परपेंडिकुलर को मान लू 2 और बेस को कितना मान लू 1, तो यहां से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो
तो अब मुझे बताओ साइन थीटा कितना आएगा और कॉस थीटा कितना आएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा बोलो। साइन थीटा 2/√5 और कॉस थीटा 1/√5। ठीक है ना, कॉस थीटा 1/√5। अब देखो सवाल आसान है, क्योंकि अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, रेंज। और रेंज का फॉर्मूला आप जानते हो, रेंज का फॉर्मूला पता है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हम रेंज का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 2 थीटा वाला इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पता है मुझे, साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो मैं सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। यानी कि जो मेरी रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 2u² और साइन थीटा की जगह कितना डाल दूंगा मैं यहां से 2/√5 और कॉस थीटा की जगह 1/√5। यानी कि आप देख सकते हो यहां से आ जाएगा 4u², ठीक है ना, 4u² डिवाइडेड बाय 5g। ये मेरी रेंज आ जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था रेंज निकालना, देख रहे हो। तो बेसिकली यहां से अगर आपने टेन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, तो रेंज आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सोचो क्या था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये कितना आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाई जी। और साइन थीटा कितने अपने पास 2/√5। साइन थीटा कितने अपने पास 2/√5। तो ये आ जाएगा 4u डिवाइडेड बाय √5 जी। तो देख सकते हो आप, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो बेटा हमने क्या किया, अब एक बार मैं सवाल को जल्दी से ब्रीफ देता हूं। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था रेंज हमारा 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के है ना। और आपको पता है h/r tan θ/4 होता है। अभी हमने पीछे देखा था tan θ का फॉर्मूला बना था 4/n, याद है हमने पीछे किया था 4/n। तो आप देखो ध्यान से, ये हमने पीछे देखा था ना, इस केस में r = nh होता था, तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ आप देख सकते हो n की वैल्यू 2 है, तो tan θ 4/n होता है, तो 4/2 tan θ 2 आ गया। तो जैसे tan θ 2 आया, आपने sin θ और cos θ निकाला इस ट्राइंगल से। tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, फिर sin θ, फिर cos θ निकल जाएगा, और फिर रेंज के फॉर्मूले में तो आप sin θ cos θ को बस डालोगे तो आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है ना, ऐसी टाइम ऑफ फ्लाइट में डालोगे। ठीक है, थोड़ा नोट करें इसको जल्दी। तो आप देख रहे हैं क्या फायदा हुआ इस फॉर्मूले को जल्दी से करने का। इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप यहां तक आने में टाइम लगाओगे तो उस क्वेश्चन को भी करना है और ये वाला पोर्शन भी करना है, तो आपको टाइम आइडियली 1.5 मिनट लग सकता है इस क्वेश्चन को करने में। बट अगर आपको ये मेथड पता है तो ये 45 सेकंड में क्वेश्चन आपका निपट जाएगा, और टाइम बचाना है। तो वो फॉर्मूला पीछे कैसे नहीं, वो थोड़ा समझ नहीं आया सर। कौन सा बच्चा, ये पीछे tan समझ- θ/4 वाला? बेटा ये देखो ना, मैंने ये कहा था अगर आपको कभी सवाल में दे दिया जाए r n टाइम्स मैक्सिमम हाइट है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया जाए, क्या दिया देखो बोलो, r = 2h दिया है ना बेटा यहाँ से, है ना। तो आप एक काम करो, चलो ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो ना, इस फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है। आप बताओ, ये वाले फॉर्मूले में डाउट था, h/r tan θ/4 है, बोलो। ये तो समझ में आया था, ये तो h और r का रेशियो ही लिया था ना बेटा, हाइट और रेंज का रेशियो लिया ये था। सर समझ आ गया। तो अब यहाँ से बोलो ना, यहाँ से h/r का रेशियो क्या आएगा, अगर आप यहाँ से लोगे, यहाँ से h/r कितना आएगा बोलो, यहाँ से h/r कितना आएगा 1/2 आएगा ना। यस अब आप 1/2 से इसको इक्वेट कर सकते हो बेटा, ये 1/2 से इक्वेट कर सकते हो। देखो तो tan θ क्या यहाँ से 2 नहीं आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, tan θ कितना आ जाएगा बोलो 2 2 यस आ गया ना। तो वही तो आया ना मेरा Yes. tan θ 2। अगर आपको ये याद नहीं है, वैसे तो अगर आपको ये याद है तो और जल्दी हो जाएगा, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। मैं चाहता हूँ आप ये वाला टाइम भी बचाओ, आप सीधा tan θ को 4/n लिखो, है ना, और फिर यहाँ Yes. इनकी वैल्यू 2 डाल दो तो और जल्दी हो जाएगा। पर आप कहते हो कि सर मुझे ये वाला स्टेप समझ नहीं आता है, तो मैंने कहा कि आप r को 2h लिखो, है ना, और h/r निकालो 1/2, और आपको पता है h/r tan θ/4 होता है, तो आप यहाँ tan θ/4 को 1/2 लिखो और फिर tan θ निकाल लो। समझ इसमें गया, आपके thank you, 5-6 सेकंड जाएंगे एक्स्ट्रा, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये आप जल्दी कर लोगे। समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यस सर। चलो अगला सवाल, टाइमर दे रहा हूं मैं, ये यार सबको करना है, ठीक है ना। सवाल कहाँ गया, ये सबको करना है, पर टाइमर से पहले प्लीज जवाब मत देना, ठीक है ना। ये बहुत आसान सवाल है, करना सभी को है, और मैं इसके लिए 50 सेकंड दे सकता हूँ।
A projectile is launched with initial velocity इतना, at the top of the trajectory the velocity of the particle is. बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, इसका आंसर आपके सामने ही है। सर हाँ, आया कुछ? अरे सर 10 मैंने मीटर तो होगा। सर क्या मैंने चीज? अभी ट्राई नहीं किया हाँ, करो करो, ट्राई करो। सर। ये क्वेश्चन पूछना था पहले वाली स्लाइड से। अच्छा, पहले अब एक बार इसका जवाब दे देते हैं, फिर पूछना बच्चे, अच्छा ठीक है? सर ऑप्शन ए होगा सर आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ए क्यों? ए क्यों? क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान से, आप प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद इनिशियल वेलोसिटी इतना एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। बेटा ये देखो, देखो आप ध्यान से, फिर आप मुझे आंसर करना। आपने यहां से टू किसी होगा। ऑब्जेक्ट को फेंका, इस टाइम ये क्या दिया है बताओ मुझे, ये क्या दिया है? 2 मीटर पर सेकंड आई कैप और 3 मीटर पर सेकंड जे कैप। इसने क्वेश्चन में सर, बोला आंसर एक्स सी को है क्या? हॉरिजॉन्टल सर बी डायरेक्शन। आंसर बी है इसका सी बेटा, है। सर आंसर बी आंसर है, भी ठीक है ना? एक बार अब डिस्कस करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या दिया हुआ है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वाई डायरेक्शन में। यानी कि आपको पता है जब प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते थे बेटा, तो हम किसी वेलोसिटी से फेंकते थे। ये वी वेलोसिटी, ये रही हमारी वी वेलोसिटी, वी नॉट वेलोसिटी से हमने मान लो फेंका है, यू को इन्होंने वी नॉट दिया है, ठीक है ना? इसका कुछ एंगल भी होगा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, वी नॉट एक्स होगा, है ना? और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वी नॉट वाई, ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, देखो देख के बताओ। वहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितनी है इसकी? 3 मीटर पर सेकंड। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा बेटा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा सोचो? इसकी वर्टिकल स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी? जब ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, इसके पास सिर्फ कौन सी स्पीड बचेगी? पढ़ा था ना हमने, इसके पास सिर्फ कौन सी स्पीड बचेगी? हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका जो वर्टिकल स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पे इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड ही तो बचेगी, वही तो इसको आगे ले जा रही है। इसके ऊपर तो ये जा नहीं रहा, इसका मतलब इसकी वर्टिकल स्पीड हो चुकी है जीरो। तो आपका आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट पे, एट द मैक्सिमम, या फिर हाइट, या फिर उसने बोला टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी का मतलब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, ट्रेजेक्टरी के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे आपकी स्पीड क्या होगी? आप कहोगे सर सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचेगी यहाँ, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ठीक है, सवाल आसान था, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। इनिशियल स्पीड नहीं पूछ रहा वो, आपने जो आंसर किया है वो इनिशियल स्पीड है। उसने बोला टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या स्पीड होगी। नोट करें इसको जल्दी से। सर सर पहले वाली स्लाइड में आपने बताया था कि जब आर मैक्सिमम होगा और अगर हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल का वो निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सर जब एच मैक्सिमम, लेकिन इस साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ था सर कि एच मैक्सिमम भी था उसमें। नहीं नहीं, वो आप पता है क्या कंफ्यूज हो गए? मैंने आपको जो चीजें बताई है ना बेटा, वो ये बताई हैं, देखना ध्यान से। मैंने आज आपको ये बताया है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो, है ना? मान लो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका है, ठीक है ना? आप इसको कंफ्यूज मत होना। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को किससे फेंका है? यू वेलोसिटी से। कितने एंगल पे बोलो बेटा? थीटा से, है ना? तो मान लो वो ऐसे चला गया, इस टाइम इसके पास कुछ रेंज होती है बेटा, होती है ना? ये सर होती है। और कुछ हाइट होती है, इसी को वो एच मैक्स कह देता है ना? इसी को वो मैक्सिमम हाइट बोल देता है, एच मैक्स बोल देता है, मैक्सिमम हाइट बोल देता है। तो ये रेंज है और मैक्सिमम हाइट है ना? तो मैंने बोला किसी भी प्रोजेक्टाइल की आपका उसकी स्पीड दे रखी है, थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है मुझे कोई मतलब नहीं है, स्पीड कितनी दे रखी है मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए आप एच बाई आर, मतलब जो भी आपका ये एच है, मैं इसको कैपिटल एच से लिख देता हूं यहाँ पे। किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए एच, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई आर, याद करो हमेशा क्या रहेगा, बोलो मेरे साथ, टेन थीटा बाई 4। ये किसी के लिए भी होगा, हर एक प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रू है, सबके लिए, सब प्रोजेक्टाइल्स के लिए ये ट्रू है। बताओ यहां तक बात समझ में आई? सब प्रोजेक्टाइल के लिए ये वैलिड है, सब प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। इसके बाद मैंने ये बताया था, अगर आपसे बोले, आपको क्वेश्चन में थीटा दे दे, सपोज आपको बोले थीटा 45 डिग्री और ये वाला ही एंगल क्यों ले रहा हूं आपको, सर 45 डिग्री ही क्यों, और कोई एंगल पे क्यों नहीं आप बोल रहे? मतलब ये तो हर एक एंगल पे ट्रू है ना रिलेशन। हाँ,
फिर मैंने 45 डिग्री पे इसलिए बोला क्योंकि इस केस में मेरी रेंज कैसी होती थी बोलो, मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा रेंज मुझे कभी मिलती नहीं है। तो जो मेरी रेंज होती थी वो कैसी होती थी बोलो, मैक्सिमम Maximum. होती थी। तो ऐसे केस में जो मेरी हाइट आती थी हम वो देखना चाहते थे। इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूंगा, इस केस में जो मेरी हाइट आती थी वो कितनी आ जाती थी, h/r अगर आप देखोगे h मेरी आ जाती थी, सॉरी r जो मेरा आ जाता था, यहां से मैंने h/r का रेशियो लिया था ना, हाँ, h जो आ जाता था वो मेरा r/4 आता था, या फिर मेरा जो r आता था वो 4 टाइम्स h होता था। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये दो चीजें की थी, ये हर जगह वैलिड है। और इस केस में बस, इसी केस में मैंने बस ये एंगल 45 डिग्री डाला, मतलब मैक्सिमम रेंज में जो हाइट है वो रेंज के कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4 होती है, और रेंज मेरी 4 गुना हो जाती है। फिर मैंने बोला था अगर किसी सवाल में आपको ऐसा दे दे, इसके साथ साथ ये रिलेशन हर जगह ट्रू है, और वो बोले किसी सवाल में आपकी जो रेंज है वो आपको बोल दे n टाइम्स h है ना, जैसे कि मैंने यहां दिखाया था आपको, अगर आपको किसी सवाल में वो बोल दे कि जो मेरी रेंज है वो n टाइम्स h मैक्स है, तो क्या, अगर आपको किसी सवाल में ये बोल दे रेंज मेरी n टाइम्स h मैक्स है, तो आप यहां से देख सकते हो, यहां से जो मेरा h/r का रेशियो आएगा वो आएगा 1/n, ठीक है ना। यहां से मेरा h/r कितना आएगा बोलो, 1/n, और फिर यहां से h/r को आप tan θ/4 भी लिख सकते हो। ये हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दे दे, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था रेंज 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट है, पिछले क्वेश्चन में दिया था ना कि रेंज 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने का तरीका ये है, आप h/r को देखो 1/n होगा और tan θ/4 होता है, तो यहां से आपका जो tan θ आता है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 4/n। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए। मैंने सिर्फ इतना बताया था बेटा, ठीक है ना। तो Okay, पूरा sir. क्लियर हो गया ओके, सर। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, रिकैप हो गया ना पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट टाइम समझते हैं, बहुत डाउट्स भी आते हैं, पर क्लैरिटी रखो और रिवाइज करते रहो। अगर आप रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस भी करोगे, तो फिर वो डाउट कभी रहेगा नहीं मन में, ठीक है ना। दुविधा को दूर करो, समझो। आगे बढ़ जाता हूं मैं। सर बैक से क्वेश्चन वाली स्लाइड थोड़ी सी दिखा दीजिए, मतलब क्वेश्चन वाली स्लाइड, जी ये वाला, जी। हाँ, कोई डाउट है इसमें sir. बेटा? हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर मैं ऐसे पूछ रही थी, अगर ये x हॉरिजॉन्टल की जगह x वर्टिकल और y वर्टिकल की जगह x y हॉरिजॉन्टल हो जाता तो क्या कर सकते थे, फिर उस केस में मतलब आप इस डायरेक्शन को y बोल रहे हो, इस डायरेक्शन को x बोल रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन फिर आप कहते हैं सर x डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में नहीं है ना। बस आप यही तो कहते हैं ना बेटा, कि आप कहते हैं जनरली सर हम इसको x लेते हैं और इसको y लेते हैं। अगर हम उल्टा बोलना चालू करते हैं, इसको y बोलना चालू कर दे और इसको x बोलना चालू कर दे, फिर आप बोलोगे सर इस केस में फिर एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, सॉरी, एक्सेलरेशन सिर्फ x डायरेक्शन में होगा और y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर अगर ये क्वेश्चन देता तो फिर आपका आंसर 3 आ जाता, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, बढ़ जाए ना, अब आगे बढ़ जाए ना। यस सर। यस हाँ, सर। चलो, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ बिल्डिंग। अब किसी बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जनरल सबसे पहले केस करेंगे, और ये क्या है, एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने पेन को नीचे रख दें, टेबल, मतलब टेबल के नीचे नहीं, टेबल के ऊपर ही रखें, बट नीचे रख दें, क्योंकि मैं देख रहा हूं नोट करने के चक्कर में हम समझ कम रहे हैं और हमें बस रेस में लग गए हैं कि जल्दी जल्दी नोट कर लें, क्योंकि ये जो सामने सर खड़े हैं नोट करने का टाइम देते नहीं है, बड़े क्रूअल हैं सर, है ना। कोई बात नहीं, फिर भी पहले आप पेन नीचे रखो, समझो, समझना सबसे जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये एक बिल्डिंग है, मान लो आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए, है ना। बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी, बिल्डिंग की हमारे पास कुछ हाइट है, मान लेते हैं h है, और आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए और आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझना, आप इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो और आपने कैसे थ्रो किया, मान लो ऐसे थ्रो किया। आपने कितनी वेलोसिटी दी इसको बोलो, जैसे पहले दे रहे थे, कितनी वेलोसिटी दी, अगर आप ध्यान से देखोगे आपने u वेक्टर, है ना। और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, जैसे आप पहले कर रहे थे, मान लो कितने एंगल पे फेंका आपने, थीटा पे, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ, इसके कंपोनेंट्स लेने आते हैं ना आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, बता दोगे। यस सर। ux कितना आएगा, जल्दी से बोलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, u cos थीटा, सर ये पहले भी किया था। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बोलो, यू साइन थीटा। u sin थीटा, है ना, ठीक है ना। ये ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, ऊपर कौन ले जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी, आगे कौन ले जा रहा है इसको, हॉरिजॉन्टल की ये तो सर देखने में ही पता चल रहा है सर, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ये वाला इसको ऊपर ले जा रहा है, ये वाला इसको आगे ले जा रहा है। हम ऊपर जाते जाते आगे जा रहे हैं, इसलिए मेरा मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल।
और क्योंकि नीचे आ रहे हैं इसलिए आपका यहाँ जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोला। ठीक है, सो अब इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं मोशन देखूं ध्यान से तो इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, आपने इसको ऐसे फेंका, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां तक कभी ना कभी आएगा। सोचो अगर ये ग्राउंड होता तो अभी तक आप यही वाला तो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, अभी तक तो मैं यही पढ़ा रहा था, ग्राउंड से फेंकते हैं और ग्राउंड पे ही आ जाता है। पर अब तो आप बिल्डिंग से फेंक रहे हो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, क्या ये सेम लेवल पे आ गया, है ना? अभी तक हम सिर्फ इतना ही मोशन डिस्कस कर रहे थे, सोचो यस और नो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लग रहा है। अभी तक का जो मोशन था वो ऐसे ही था कि मैं जहां से जिस लेवल से फेंकता था उसी लेवल पे वो वापस आ जाता था। तो यहां से लेके यहां तक का आपका रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, आप सब वही लगा सकते हो जो आपका पहले था। बट ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुक थोड़ा ना जाएगा, आप कहोगे सर ये रुकेगा क्यों, ये तो और नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा, जाएगा 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 और यहां जाके कहीं नीचे जाके जमीन पे टकरा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यही तो इसका टोटल मोशन होगा। वो यहां से यहां तक थोड़ा ना जाएगा, यहाँ रुकेगा थोड़ा ना, यहाँ रुकेगा नहीं बेटा, ये तो सेम वर्टिकल, ये सेम आपका वर्टिकल पे आ गया, पर यहाँ रुकेगा थोड़ा ना, ये तो इससे भी आगे जाएगा। यानी कि वो यहां से शुरू करता है और ये पूरा मोशन करके कहीं यहां जाके ग्राउंड को हिट करेगा। बात समझ में आ गई? तो आप पूछोगे सर अब इस केस में टाइम कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे? आपसे ये पूछ सकता है बिल्डिंग के बॉटम से ये डिस्टेंस कितना है, इसको अब मैं रेंज बोलूंगा, है ना, ये डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप इसको रेंज बोलोगे। बिल्डिंग के बॉटम से वो कहां जाके टकराएगा, इसको हम रेंज बोलेंगे। कितनी देर में यहां से यहां टकराएगा, इसको हम बोलेंगे टोटल टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल टाइम। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो बस इतना बताओ मुझे सोच के, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, टाइम टू हिट ग्राउंड अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे कौन से मोशन को देखना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सिर्फ इतना बता दो। टाइम टू हिट ग्राउंड वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा या हॉरिजॉन्टल पे, सोचो। वर्टिकल पे। याद रखो जो ये टाइम है ना जर्नी का, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ हो ही नहीं रहा, वो वर्टिकल मोशन में है और कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड है। हॉरिजॉन्टल मोशन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है। सो जर्नी का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीजें वर्टिकल मोशन पे ही डिपेंड करती है, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन से लेना देना ही नहीं है। याद रखोगे? दोबारा से रिपीट करो, चाहे तो मेरे साथ अपने मन में रिपीट करो या फिर बोल लो क्लास में, कोई नहीं रोक रहा आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी जर्नी का टाइम, वो कितनी देर बाद जाके ग्राउंड पे टकराएगा। टाइम, जो ये वर्ड है ना टाइम, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बोलो, वर्टिकल मोशन पे। इसका हॉरिजॉन्टल मोशन से तो कोई लेना देना सर होता ही नहीं है। तो यहां पे वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं, आपसे बोलूं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी है, बोलो u sin थीटा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, बोलो u sin थीटा। मतलब आप क्वेश्चन इसको ऐसे समझो जैसे कि हम पहले करते थे कि हम बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और नीचे गिर जाता है। आप प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मानो ही मत, आप मानो कि ये तो 1D का क्वेश्चन है, सिर्फ वर्टिकली ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, आपको मतलब नहीं है वो कितना आगे जा रहा है, आपको सिर्फ इससे मतलब है वो कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ठीक है ना, अब मैं आपसे कुछ और सिंपल सवाल पूछता हूं। और सिंपल सवाल आपसे ये पूछ सकता हूं मैं इस केस में कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बताओ। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, आप देखो आप यहां खड़े हो और आप फाइनली यहां पहुंच गए, सिर्फ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताना, एक्स डायरेक्शन में नहीं। सोचो, सिर्फ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सोचो, आप कितना ऊपर गए, सोचो। रूट अंडर एच स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन, आप भूल जाओ ये आगे जा रहा है, मैं कह रहा हूं भूल जाओ आगे जा रहा है, तो आपको तो सिर्फ ये देखना है वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है और कहां आ गया, नीचे आ गया। आप भूल जाओ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, सोचो, माइनस एच। मैंने कहा कि जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को देखो। आप सिर्फ इतना बताओ आपने कितनी हाइट कवर की और कितना नीचे गए, है ना, तो आप सिर्फ ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब तो जानते हो। अरे ये एक्सिस को वर्टिकल कह रहे हैं भाई, तुम आगे कितना जा रहे हो उससे हमें लेना देना ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना आगे जा रहे हो आप। थीटा इनटू टाइम, ये तो आप रेंज निकाल रहे हो, वो क्यों निकाल रहे हो, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ बेटा, सवाल को समझो पहले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना टाइम निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को वाई डायरेक्शन को देखना है, समझो पहले। और एक बात बताओ, आप वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, आप सबसे पहले कहाँ थे, बोलो। सबसे पहले सर हम यहाँ थे, सबसे बाद में हम यहाँ पहुंच गए। मैंने कहा सिर्फ वाई डायरेक्शन में बताओ आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहोगे सर मेरी इनिशियल पोजीशन ये होगी, मैं अगर मान ही नहीं रहा मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं मान लेता हूं मैं बस ऊपर गया और नीचे आ गया, तो फाइनली मैं यहाँ कहीं हिट करता।
अगर मैं आगे नहीं जाता तो ऊपर जाके सिर्फ यहाँ था, तो फाइनली मैं यहाँ हिट कर गया। तो आपको इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना नजर आ रहा है भाई, बताओ कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? आप नीचे की तरफ जा रहे हो, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है आपको? बोलो माइनस -h। तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ -h है। और एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, कौन बताएगा? वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी से बोलो। -g है ना, तो आप -g कह सकते हो, या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो। तो जो आपका एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो ये हो गया। तो अगर आपको टाइम निकालना है ये कितनी देर बाद गिर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, sy इज इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t²। क्या हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं? इससे आप निकाल सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में। तो अब आप यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह डाल दोगे -h, uy की जगह आप डाल दोगे कितना, u sin थीटा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे यहां से t, कितना टाइम आपको लग रहा है, मैं मान लेता हूं कैपिटल T टाइम लग रहा है नीचे गिरने में, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह डाल दोगे -g इंटू t²। और यहां से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टाइम में, यहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करके टाइम निकल सकता है। वो मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आप टाइम निकाल के बताना मुझे, ठीक है ना। यहां से हमारी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे आपका टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे बिल्डिंग वाला, आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं देखना आप आगे कितना जा रहे हो, पहला स्टेप आपको सिर्फ क्या देखना है, आपका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप बोलोगे सर जो भी बिल्डिंग की हाइट दी होगी ना, माइनस टाइम्स बिल्डिंग की हाइट ले लेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है वो तो आप जानते ही हो, यू साइन थीटा है, ठीक है ना। इनिशियल डायरेक्शन कितनी है, यू साइन थीटा है। इनिशियल डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, यू साइन थीटा। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सवाल अभी कराऊंगा तो आप देखोगे यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे, यहां से टाइम आ जाएगा। इजी सी इक्वेशन बनेगी, अभी दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन दिखाता हूं, एक दो सॉल्व हो जाएंगी वो। पूरा प्रोसेस नोट करो क्योंकि अभी मैं सेम मिलता जुलता सवाल दूंगा और मैं उसमें एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी बच्चे का आंसर आए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो दूसरों की तरफ, दूसरों से सिर्फ प्रेरणा ले। दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके सामने आपकी क्लास में कोई क्या कह रहा है क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए। सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपका 1-on-1 इंटरेक्शन है मेरे साथ। आपको कोई मतलब नहीं है साथ वाला क्या कर रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना क्या पहन के आया है, क्या कर रहा है, किससे लिख रहा है, किस नोटबुक में लिख रहा है, कौन से मॉड्यूल लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ यहां देखना है, मैं आपको समझा रहा हूं, बस मेरे से 1-on-1 कनेक्शन है आपका। सेम बस इसी कंसेप्ट में मिलता जुलता एक सवाल देने वाला हूं मैं, और आपका देखता हूं कि किस किसने समझी है ये बात, ठीक है। और फिर आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। आ जाऊं सवाल पे, नोट करा है आप लोगों ने, जी सर। कर लिया ना? सवाल देता हूं नो देखो। सर 2 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ लिखो नो लिखो लिखो, सर। थोड़ा जल्दी लिखना बेटा। ठीक है, अब देखो जरा, अब आ गया सवाल आ रहा है, अब जरा सा करना है आपको ये, ध्यान से देखो और मुझे इसका आंसर करके बताओ। मैं टाइमर दे रहा हूं, ठीक है, मैं टाइमर दे रहा हूं, टाइमर के बाद आप सभी जवाब दे सकते हैं। हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, मैंने आपको बता भी दिया कैसे करते हैं। A ball is projected from a point O as shown in figure. It will strike the ground after, ये कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा आपको ये बताना है बेटा।
टाइमर के बाद ही आंसर करें प्लीज। ट्राई टू नॉट यूज कैलकुलेटर, अवॉइड कैलकुलेटर। सोचो यहाँ यू वाई क्या है, सोचो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस एक छोटी सी इक्वेशन, दो रूट आएंगे, आपका एक टाइम पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, आपको पॉजिटिव टाइम बताना है। और इसका आंसर क्या है, किसी का सॉल्व हुआ तो बता सकता है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए, 4 4 सेकेंड सर। वेरी 4 गुड, seconds, वेरी गुड, 4 काफी seconds. बच्चों ने सर आंसर किया। ऑप्शन ए। ग्रेट ग्रेट, प्राउड ऑफ यू बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो बहुत आसान था, आपको पता है मैंने पहले ही बताया था। यहाँ हाइट कितनी लेंगे, चलो बताओ मुझे, हाइट कितनी लेंगे, यहाँ पे 60 मीटर है ना। तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना लूं, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना लूं, बोलो बच्चों, -60 मीटर। एक्सेलरेशन कितना ले लेता हूं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जिसको आप -g भी कह सकते हो एक्सेलरेशन को। ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में अगर आप यहां से देखोगे तो वो आपको पता है u sin थीटा होता है। यहाँ पे u मेरा 10 है और sin 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी मेरी 5 मीटर पर सेकेंड। अब तो बहुत आसान है, अब आपको बस ये इक्वेशन यूज करना है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डालोगे -60, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज, वो हमें पता है वो कितनी है, 5 है, इनटू यहां से टाइम आ गया मेरा t, और यहां से आ जाएगा -हाफ, एक्सेलरेशन मेरा 10 हो गया, ये -10 था तो इसलिए मैंने माइनस साइन यहां ले लिया, इनटू टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी -60 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। अब यहां से आप 5 से डिवाइड कर सकते हो इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, -12, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसके रूट बना सकते हो। यहाँ पे कितना है, 12 है, और यहाँ पे -t, आप इसको -4t प्लस 3t लिख सकते हो, -12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से बनेगा t -4 और t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी या तो -3 सेकेंड या फिर आ जाएगा 4 सेकेंड। तो आपको पता है आपको पॉजिटिव आंसर लेना है तो 4 सेकेंड, नहीं तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके यही आंसर आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इतना तो हमें सॉल्व करना आना ही चाहिए, इसकी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मेहनत ही करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। आपको तरीके से मैंने समझाया भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आने चाहिए इसके। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 4 सेकेंड हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 सेकेंड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। इतना और सोचो, अगर मैं आपसे रेंज पूछ लेता बेटा तो आप रेंज भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछ लेता रेंज तो क्या करते बेटा, तो सिर्फ आप क्या करते, जो भी आपका u cos थीटा है बेटा, है ना, u cos थीटा मतलब 10 इंटू √3/2 विच इज नथिंग बट 5√3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्पीड। रेंज निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना था, इस u cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देना था टाइम ऑफ फ्लाइट में, यानी कि 5√3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम लग रहा है आपको, 4। तो यहां से आपका आंसर आ जाता 20√3 मीटर। तो ये आपकी रेंज भी आ जाती है। आप चाहो तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग भी निकाल सकते हो। आपसे पूछा नहीं था क्वेश्चन में, पूछ सकता था, रेंज भी पूछ सकता था कि बिल्डिंग के बॉटम से, बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से कितनी दूर जाके आपने कोलाइड किया है, वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में।
ठीक है, नोट करा क्या सभी ने? यस सर। डन Yes, एवरीवन? sir. Okay, last 5 seconds and then we'll move to next part. Okay, अब इससे भी ज्यादा कॉमन, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले प्रॉब्लम। ये क्या चीज होती है? अब वही बिल्डिंग, जैसे पहले बिल्डिंग दे रखी थी, वही बिल्डिंग के पास कुछ हाइट, मान लो हमारे पास हाइट है h, ठीक है ना, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही है, बस अब ऑब्जेक्ट को ना आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे। यानी कि अब जब आप ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो किसी एंगल पे नहीं फेंकोगे, अब आप इसको सीधा फेंक रहे हो, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे रहे हो, आप इसको ऐसे फेंक रहे हो। अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो मेरा थीटा क्या हो गया, सोच के बताओ, कितने एंगल पे फेंक रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहा हूं तो थीटा क्या हो गया टेक्निकली? 180 एंगल पे। 0 डिग्री। 180 का मतलब तो पीछे हो जाता है, हम यहाँ एक्यूट एंगल ले रहे हैं ना, यस सर, है ना, हम 0 से 90 के बीच में ही लेते हैं ना एंगल हमेशा, है ना, तो 0 डिग्री हो गया ना मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो मुझे बता सकते हो अगर मैं इसको u से फेंक रहा हूं तो इस केस में मेरा जो ux है वो तो u ही हो गया, है ना, और y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, नो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। देखो ध्यान से, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में यहां पे नहीं है ना। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, x डायरेक्शन में 0 है, और y डायरेक्शन में अगर ध्यान से देखूं तो एक्सेलरेशन -g है, जैसे कि पहले होता था। तो आप देख सकते हो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। इस केस में भी पाथ प्रोजेक्टाइल ही है, बट वो कैसा होगा आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का पाथ, ठीक है ना, अभी भी प्रोजेक्टाइल ही है पर पाथ मेरा सर। कुछ ऐसा होगा, और इस डिस्टेंस को मैं सर। बोल सकता हूं रेंज। सर डाउट है सर, क्या डाउट है बेटा? लास्ट स्लाइड में एक डाउट है। बेटा अभी मैं बीच में बोल रहा था, आप पहले इसको कंप्लीट होने देते, या तो फिर आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? सर वो माइक काम नहीं कर रहा था एक। ओके, चलो पहले मैं आपका डाउट ले लेता हूं, बट थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चे। क्या डाउट है सर, आपका? सर वो वहाँ पे रेंज निकाल, आप जब रेंज निकाले तो वो u cos थीटा क्यों इंटू किया t के साथ? क्योंकि बेटा देखो, आप आगे क्यों जा रहे हो, बताओ कौन है जो आपको आगे ले जा रहा है, इसकी कौन सी स्पीड है जो आपको आगे ले जा रही है? दो स्पीड थी, एक दो वेलोसिटी थी, एक ऊपर वाली एक आगे वाली, कौन आगे ले जा रही है इसको बताओ? यही वाली वेलोसिटी तो आगे ले जा रही है। आपने इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए ना बेटा, आपके पास वेलोसिटी ऐसे थे, इसके दो कंपोनेंट थे, ये इसको ऊपर ले जा रही है और ये इसको आगे ले जा रही है। और रेंज का मतलब है आप कितना आगे जा रहे हो, रेंज का तो यही मतलब है ना, जहां से आप फेंक रहे हो उससे कितना आगे जा रहे हो। तो इसको आगे ले जाने वाली कौन सी वेलोसिटी है, u cos थीटा। ऊपर ले जाने वाली कौन सी वेलोसिटी है बोलो, u sin थीटा। तो टाइम निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो मुझे वर्टिकल मोशन देखना था। अब मुझे रेंज निकालना है, तो मुझे क्या करना है, टोटल टाइम में इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, इसी से मेरी यहां से यहां तक की रेंज आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें बस इतना ही फर्क है कि जो इनिशियल मेरा एंगल है जिससे हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं वो मेरा 0 डिग्री है। वो एंगल कितना है, 0 डिग्री। और इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको आगे की तरफ दी है, u दे रखी है, तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो गई u, और y डायरेक्शन में कोई स्पीड है नहीं, और एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में कोई है नहीं, सिर्फ y डायरेक्शन में है ना। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, क्या मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं? क्या आपको कुछ चीजें पता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है? अगर इनिशियल स्पीड उसके पास 0 होती है तो कितना टाइम लगता है अगर वो हाइट h पे आ रहा है? याद करो कितने टाइम में ये गिरता था, जल्दी से बताओ। √2h जी, है ना, पढ़ाया था ना मैंने, कितने टाइम में नीचे गिरता था, √2h 2h बाय by g। जी। इस टाइम में ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता था। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती थी यहां गिरने से पहले, ये भी पढ़ाया था ना मैंने, कितनी होती थी, √2gh। किस स्पीड से गिरता था ये याद है, √2gh से गिरता था, याद आ रहा होगा, ये पढ़ाया था। तो यहां भी अगर आप सिर्फ इसके वर्टिकल मोशन से देखो, मैं पूछूं यहां से यहां गिरने में टाइम कितना लग रहा है, इसको बोल दूं लोकेशन ए और इसको बोल दूं लोकेशन बी, तो मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि ए से बी आने में इसको कितना टाइम लग रहा होगा, तो आपको कौन सा मोशन डिस्कस करना है बोलो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वाई डायरेक्शन वाला मोशन या एक्स वाला? कौन सा देखते हैं हमेशा टाइम के लिए, कौन सा डायरेक्शन देखते हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, टाइम देखने के लिए कौन सा मोशन देखते हैं? माइनस नहीं आएगा सर फॉर्मूला में? कहां पे बच्चे? जो अपना v इक्वल्स टू, वो तो बेटा हम सिर्फ स्पीड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, आप डायरेक्शन की बात कर रहे होगे ना वहां, ठीक है। ओके, सो मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं, ए से बी अगर हम जा रहे हैं, अगर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो मैंने क्या बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल मोशन देखते हैं या हॉरिजॉन्टल? बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या देखते हैं, बार बार रिपीट करवाया मैंने, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जल्दी से बोलो। वर्टिकल। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट से लेना देना नहीं है, और अगर अभी भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे तो अपनी नोटबुक में से कम 50 बार लिख लो,
नहीं लिख रहे हो तो फिर गड़बड़ है, फिर नहीं आता तो फिर आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, फिर ये कहो कि सर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ही नहीं पढ़ता हूं, या फिर मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ सर की बात, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ। मैंने बार बार बताया टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे करता है, वर्टिकल। यहां भी अगर वो यहां से यहां गिर रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा वो, बोलो, सिर्फ वर्टिकल मोशन पे। तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, बोलो जल्दी से, कितनी है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, देख के बताओ। 0 है। तो आपको पता है ना यहां से यहां गिरने का मतलब यही, आप भूल जाओ ना कि ये आगे जा रहा है, मैंने कहा था भूल जाओ कि ये आगे जा रहा है। मानो ये नीचे गिर रहा है, आप क्या मान के चलो, अरे सर हम तो ये मान के चल रहे हैं वो ऐसे ही गिर रहा है नीचे, है ना। तो क्या ये सेम चीज नहीं बन गई जो मैंने यहां बताया है, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और नीचे आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, √2h/g। समझ में आ रहा है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, √2h/g। सिंपल। कितनी देर में ये नीचे गिर जाएगा, √2h/g। ये कौन सा केस है जिसमें आपका एंगल 0 है, ये स्पेशल केस है जिसमें आपको कितना टाइम लगेगा, √2h/g, क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास वर्टिकल स्पीड नहीं है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, इसको ए से बी पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। और मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना होगा, रेंज, तो आप निकाल लोगे, तो आप बोलोगे जो भी सर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u थी और उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, √2h/g। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेंज। ठीक है, जल्दी यहां तक नोट करें। सडन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूं, जो भी मैंने यहाँ लिखा था यही चीज है, बस थोड़ा सा राइट साइड में लिख रहा हूँ। r = हमारा आया था ux × t, और ux मेरा u था और t मेरा √2h/g था, ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ इसमें से कौन सी वेलोसिटी है जो बदलती नहीं है प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो सर है ही नहीं, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी बदलती है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। जब ये आगे जाएगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u ही रहेगी, पर धीरे धीरे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और आगे जाएगा ये u ही रहेगी, ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, और आगे जाएगा ये तो सेम रहेगी, ये तो हमेशा u ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही पर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब ये बी पॉइंट पे हिट करेगा, सोचो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी बट कुछ ना कुछ फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी होगी vy, और vy कैसे निकाल सकता हूं मैं, इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी सोचो, हमने बताया था ना कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है h हाइट से तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh। तो इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो ये कितनी हो जाएगी, √2gh, ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट जब जमीन पे गिर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल तो उतनी रहेगी u, पर जो y डायरेक्शन में स्पीड है, देखो यार इनिशियली इसके पास कोई भी y डायरेक्शन में स्पीड नहीं थी बेटा, समझो इसको, आपने सिर्फ इसको x डायरेक्शन में ये धक्का मार दिया, किस स्पीड से, u से, तो पूरे मोशन में इसकी धीरे धीरे नीचे आने वाली स्पीड बढ़ रही है और आगे वाली कांस्टेंट है। तो जब ये b पे गिर भी जाएगा, ग्राउंड पे गिर भी जाएगा, इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो अभी भी u ही है, पर नीचे वाली स्पीड कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं वर्टिकल मोशन से। वर्टिकल मोशन हमें सिखाता है अगर कोई इनिशियल स्पीड 0 से गिर रहा है और h हाइट कवर कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी √2gh होती है, तो हम यहां से लिख सकते हैं √2gh, यानी कि इसके पास दो वेलोसिटी आ गई, एक आ गई u और एक नीचे की तरफ कितनी आ गई, बोलो √2gh। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं ये किस एंगल पे गिर रहा होगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। आप एक्चुअली देख सकते हो जो फाइनल आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी uy और माइनस √2gh j कैप, आप लिख सकते हो। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये एंगल निकालो तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो। अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हो tan थीटा
तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। आप ये एंगल निकालना चाहते हो कि वो किस एंगल पे टकराएगा सर, हम ये वाला एंगल देखना चाहते हैं वो किस एंगल पे, ये एंगल या फिर ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, किस एंगल पे ये टकराएगा, रिजल्टेंट का क्या एंगल बनेगा वेलोसिटी का। तो जो एंगल होता है थीटा, जिस एंगल पे ये टकराता है वो होता है वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो वी वाई की जगह आप लिख सकते हो √2gh और वी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो u। तो इस एंगल पे वो नीचे की तरफ टकराएगा, ठीक है, इस एंगल पे वो नीचे की तरफ टकराएगा। जब वो फाइनली गिरेगा ना बेटा ऐसे ग्राउंड पे, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना ग्राउंड से। जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा तो ग्राउंड से कुछ एंगल बनाएगा थीटा। हम इसी एंगल को निकाल रहे हैं, ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना बनेगा बोलो, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई है √2gh और वी एक्स तो u है। इसी स्पीड से आपने इसको आगे फेंका था। यस सर जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी को हम u² + 2g नहीं बोल सकते? इसकी वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं बोलो, लाइक u² + 2g u² + 2gh लिखना चाहिए, है ना। बट एक बात बताओ, इसका u कितना है, y डायरेक्शन में देखना, क्योंकि हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। u कितना है, 0 तो फिर कितना बचा, सिर्फ √2gh। आ गया ना, थैंक यू सर। है ना। आप सही सोच रहे हो, बट हमने तो डायरेक्टली सीख लिया था ना कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी ये होगी y डायरेक्शन में, है ना। वेलोसिटी तो सर 0 होता है, यू वाई तो आपने 0 लिखा है, जब वो नीचे गिर जाएगा तब तो उसकी वेलोसिटी तो वर्टिकल में तो 0 हो जाएगा। नहीं लेकिन बाबू, सर नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, देख मेरी बात सुन बेटा, ये पेन जैसे मैं छोड़ता हूँ, अब मुझे बताना इसकी इस टाइम स्पीड 0 है या टकराने से पहले 0 होगी, मुझे ये बताओ। इस टाइम में अभी ना अभी 0 है ना। 0 है, हाँ हाँ, अभी तो 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना y डायरेक्शन में। Yes, पर जब sir. ये नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना नीचे की तरफ, y डायरेक्शन में बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं, फाइनल स्पीड कितनी होगी। जैसे आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते थे, इनिशियल स्पीड 0 होती थी, टकराने से पहले कितनी हो जाती थी, √2gh, है ना। तो वही तो हमने भी बोला ना बेटा, देखो इसकी y डायरेक्शन में पहले स्पीड कितनी है बोलो, 0। जैसे जैसे नीचे आ रहा है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है ना, बढ़ती जाएगी ना। टकराने से पहले y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बोलो, √2gh। और x डायरेक्शन की तो हमने कहा था बदलेगी ही नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। नहीं है। तो एक वेलोसिटी आपकी यहाँ u है और नीचे कितनी है, √2gh, है ना। तो मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, x डायरेक्शन में ui कैप, मतलब i कैप का मतलब होता है x डायरेक्शन, तो ui कैप, और इस डायरेक्शन को मैं -j कैप कह रहा हूँ, इसलिए -√2gh j कैप, ठीक है। आप टोटल स्पीड जानना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर टोटल स्पीड क्या होगी। तो आप टोटल स्पीड में आपने वेक्टर्स में पढ़ा था ना, u² प्लस यहाँ से आ जाएगा √2gh का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी टोटल स्पीड, है ना। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एंगल कितना होगा। अगर आपको ये एंगल निकालने के लिए आ जाए ना बेटा कि जब वो टकरा रहा है तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी, तो आप वर्टिकल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दो, y बाय x कर दो, यानी कि y क्या था √2gh और x डायरेक्शन में क्या थी u, तो tan थीटा आ जाएगा vy बाय vx, यानी √2gh बाय u, ठीक है। सर वो tan थीटा वाला नहीं समझ में आया। tan थीटा बेटा वही अभी मैं बता रहा हूँ। tan थीटा क्या होता है बच्चे, tan थीटा हमेशा क्या होता है याद है, जैसे हम स्लोप भी निकालते थे y बाई x करते थे ना। जैसे अगर आपकी एक वेलोसिटी बेटा ये है, एक वेलोसिटी ये है, आपने इसको vx बोला है और इसको क्या बोला बेटा vy बोला है ना। tan थीटा का वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिससे वो टकरा रहा है, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये एंगल थीटा। तो आप ये ट्राइंगल एक काम करो पूरा कर लो, आप बोलो कि सर ये मेरी vx थी, है ना, जिसको आप क्या लिख रहे थे बोलो u, बताओ सही है यहाँ तक। और मेरा vy था, इसको क्या लिख रहे थे बोलो बेटा, vy को क्या लिख रहे थे बोलो, √2gh लिख रहे थे, है ना। तो इनकी कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जिसको आप क्या लिख सकते हो, v वेक्टर। और मैंने बताया था ये v का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, u² प्लस √2gh का स्क्वायर। ये भी बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। पर आप इंटरेस्टेड हो सर tan थीटा कैसे आएगा। मैंने अगर ये एंगल क्या माना है बोलो बेटा, थीटा माना है ना, इस एंगल को क्या माना है मैंने, थीटा। इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसी को ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ बना सकता हूँ, vy को तो यहाँ भी बना सकता हूँ ना, ये vy है। अब इस ट्राइंगल में देखो, इसका बेस क्या है इस ट्राइंगल का, vx, इसका परपेंडिकुलर कितना है बोलो, vy, और इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी, जो भी मेरा v वेक्टर है। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना होगा, आप खुद बताओ मुझे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो vy बाय vx। तो vy कितना है मेरा, √2gh, और बेस कितना है मेरा बोलो, u। आ गया ना।
थैंक यू सर। तो मैंने आपको कहा आप डायरेक्ट याद रखना, आपको कभी भी हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है तो आप इतना ट्रायंगल थोड़ा बनाओगे बेटा हर बार, आसान थोड़ा बार बार ट्रायंगल बनाना, तो आप हमेशा याद रखो वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। सर सर वो थोड़ा बैक स्लाइड करिए। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ बेटा बोलो। ये सर इसमें थोड़ा सा वो लिखना था हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। जी तो हाँ जी बेटा। आपने जब ये रेंज निकाली है तो यूएक्स टी है, तो फिर आपने एक्स कहाँ ले गए, मतलब एक्स आपने क्यों नहीं दिया? बट बेटा ये यूएक्स का मतलब क्या था यहाँ, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ यूएक्स का मतलब ये सिंबल यूज किया था मैंने क्या दिखाने के लिए, बोलो इनिशियल वेलोसिटी, बोलो क्या मतलब था इसका, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है ना, यही मतलब था ना इसका। तो अगर हम ध्यान से देखें हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को फेंका कैसे है, बोलो हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ आपका जो यूएक्स है वो यू के ही बराबर है, लिखा था ना हमने यहाँ से, क्योंकि आपने किसी एंगल पे नहीं फेंका, तो आपका यूएक्स यू के ही बराबर है और यू वाई इस केस में 0 है। आप चाहो तो देख लो, आप यूएक्स को वैसे क्या लिखते थे याद है, यू कॉस थीटा, और थीटा 0 है तो यू कॉस 0 डिग्री हो गया, तो यानी कि यूएक्स मेरा यू ही हो गया ना। ओके सर। मैम थोड़ा एक साइड पीछे कर दीजिएगा। मैम एक स्लाइड पीछे कर दीजिएगा। ये कहां से आवाज आ रही है अभी फिलहाल, मुजफ्फरपुर से? ये फ्रीक्वेंसी कहां से मैच कर रही है? अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। यस सर यहाँ पे हाँ पहले एक लड़की कुछ बोल रही थी, बेटा कुछ बोल रहे थे वो। सर अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो ये पैराबोलिक पाथ शो करेगा ना वो? हाँ जी बेटा ये पैराबोला ही है, ये पैराबोला का एक हिस्सा है बस, पूरा पैराबोला तो जैसे आप बनाते थे ना वो ऐसे आता था, अब क्योंकि आप नीचे से नहीं फेंक रहे ऊपर से फेंक रहे हो, ये आधा पैराबोला बन रहा है, तो ये पैराबोला ही बेटा, ठीक है ना, पाथ पैराबोला ही रहेगा, ठीक है आगे बढ़ जाए। सर हाँ बोलो बेटा। सर अब V वहाँ पे में हाँ बोलो। मतलब 1D में टाइम ऑफ फ्लाइट भी यही था, तो इसमें तो मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उससे बहुत ज्यादा है ना डिस्टेंस, तो टाइम तो ऑफ फिर वही फ्लाइट बात सेम समझे कैसे नहीं होगा? बेटा, ये ऐसी बात है कि जैसे मैं इस पेन को नीचे फेंकता था, है ना, तो ये नीचे गिरता था ना, कितने टाइम में गिरता था, आप कहते थे सर √2h/g। अब मैं इसको साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी दे रहा हूँ, उससे वर्टिकल मोशन पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ रहा है, इसको टाइम अभी भी उतना नीचे लग रहा है, बस फर्क क्या है, ये नीचे आते आते आगे भी जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यहाँ समझो इस चीज को, ये हमने रिवर प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया था, याद करो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो रहा है यहाँ, इसकी स्पीड जरूर बढ़ रही है बट इसके पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आ रही है, हवा नीचे की तरफ नहीं चल रही, हम इसको नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा स्पीड थोड़ा दे रहे हैं, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, अब इसको उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में जितना पहले लग रहा था। मान लो इसको मैंने पेन को छोड़ा, ये नीचे आ गया, किसी दिन हवा चली इसको आगे ले गई, सोचो किसी दिन हवा चली इसको आगे ले गई, तो टाइम तो इसको उतना ही लगेगा, वो अलग बात है, अब इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, हम इसको इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं, पर वाई डायरेक्शन में देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये सीरियस चीज है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका एक्स डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। आप ये कह सकते हो सर इसकी ओवरऑल स्पीड बढ़ रही है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ, तो अगर आप टोटल स्पीड और टोटल डिस्टेंस देख रहे हो तो अलग चीज है, बट मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ वाई डायरेक्शन में डील करो, सिर्फ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखो, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो और वहां से टाइम निकाल लो, क्योंकि वो इजी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सर मैं ये टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकाल लूं, तो वो आसान थोड़ा ना निकालना, इसकी ट्रेजेक्टरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, तरीका वो भी है कि आप ऐसे करके निकाल लो, बट वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप तो आसान करना चाहते हो ना, आप कहोगे कि सर ठीक है मैं सिर्फ इसका वर्टिकल वेलोसिटी देख लेता हूँ और वर्टिकल एक्सेलरेशन देख लेता हूँ, वहां से टाइम निकाल लेता हूँ, मेरे लिए वो ज्यादा आसान है, या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देख लूँ, वहां से टाइम निकाल लूँ। पर अगर आप 2D में प्रॉपर डील करना चाहोगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसका पाथ आसान थोड़ा है, ये तो अपनी डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, तो आप इसको उस डायरेक्शन में नहीं देख सकते, आप इसको या तो इस डायरेक्शन में देखो या यहाँ, और यहाँ से टाइम निकालना आसान किससे होता है, वर्टिकल डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से ही हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो इसका जवाब दे दो, अब इसका जवाब तो मुझे लगता है पूरी क्लास दे सकती है यार, अब ये तो बिल्कुल आसान है, अभी पढ़ाया है पीछे, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग,
A bomb is dropped from a aeroplane it is at height h directly above the target. अब ये horizontal projection जैसा ही क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, यहां ध्यान से देखना, पहले एक बार यहां ध्यान से देखो, ये मान लो आपका एरोप्लेन है, ठीक है, और ये इसके विंग्स हैं, बढ़िया, और इसने एक बॉम्ब को यहां से छोड़ा, मान लो एरोप्लेन आगे जा रहा था किसी स्पीड से, ठीक है ना, एरोप्लेन किस स्पीड से जा रहा था अगर हम ध्यान से देखें, v से आगे की तरफ जा रहा था, और नीचे कोई टारगेट था, नीचे कोई बिल्डिंग थी, मान लो इसको इस बिल्डिंग पे गिराना था, और इसने बॉम्ब को यहां छोड़ा। अच्छा, बॉम्ब को ये जैसे ही छोड़ेगा, बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, पहले तो मुझे ये बताओ, बॉम्ब को छोड़ते ही बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, सोच के बताना, सोच के बताओ, बताओ। सर 0। 0। अच्छा, ये बॉम्ब सीधा ऐसे गिरेगा, आपको क्या लगता है, ऐसे गिरेगा या आगे जाके गिरेगा, क्या लगता है, सोचो। आगे जाके गिरेगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको नीचे नहीं गिर जाना चाहिए सीधा। एक काम करो, अपने हाथ में एक पेन लो, एरोप्लेन से छूटेगा है ना, तो नीचे ही सीधा गिर जाएगा। अगर आप अपने हाथ में एक पेन लो, एक काम करो, अपने हाथ में एक पेन लो और एकदम ऐसे पेन को आगे ले जाते एकदम से छोड़ दो, मतलब अपने हाथ में पेन लो और ऐसे हाथ को आगे ले जाते छोड़ दो, तो अगर जैसे आप पेन को छोड़ोगे, पेन सीधा नीचे गिरता है या आगे जाके गिरता है, खुद सोचो। आगे जाके गिरता है। तो यहां भी जैसे ये प्लेन बॉम्ब को छोड़ेगा, वो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, बॉम्ब आगे जाके गिरेगा। रीजन समझ रहे हो क्या है, आप करके देख लो। अब अपने हाथ में पेन लो और एकदम से पेन को छोड़ दो, पेन को छोड़ोगे, देखना पेन ऐसे ही जाएगा, नीचे डायरेक्ट नहीं गिरेगा। इसका एक रीजन है, ये जो बॉम्ब है वो प्लेन के अंदर था, पहले ये बॉम्ब प्लेन के साथ जुड़ा हुआ था, ये प्लेन का ही एक पार्ट था। तो जो वेलोसिटी प्लेन की है, क्या बॉम्ब की भी वही वेलोसिटी होनी चाहिए, सोचो, होनी चाहिए ना। तो इसने जैसे ही बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो बॉम्ब की स्पीड 0 नहीं है बेटा, बॉम्ब के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v। समझ रहे हो मेरी बात। इस केस में अगर आप बॉम्ब को ड्रॉप कर रहे हो, तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 है, बट x डायरेक्शन में v है। तो ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन ही हो गया, जैसे बिल्डिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते थे ना, इनिशियल वेलोसिटी u देखे तो वो यहां गिर जाती थी, तो ये वही तो केस हो गया बॉम्ब वाला भी। तो आप बॉम्ब को ड्रॉप कर रहे हो, तो ये क्यों सोच रहे हो बॉम्ब की इनिशियल स्पीड 0 है, बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो प्लेन की थी, और प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v, प्लेन की वेलोसिटी क्या थी, v, तो बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ, v, x डायरेक्शन में ही होगी, है ना, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 0। तो अब तो ये तो आप कहोगे सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, हमने करा ही था कि इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ गिरने में, हमने पढ़ा था कितना टाइम लगेगा, हमें याद है कितना टाइम लगेगा, √2 जो भी हमारी हाइट है इसकी, है ना, यहाँ बिल्डिंग की जगह ये वाली हाइट ले लो, कितनी हाइट है बोलो, h डिवाइडेड बाई g, है ना। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, वो हमसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में यही डिस्टेंस तो पूछा गया, देखो एक तरीके से रेंज पूछी गई है, द डिस्टेंस बाय विच बॉम्ब विल मिस द टारगेट, ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी होगा ना, कैसे, सर ऑप्शन सी, क्योंकि अगर मुझे ये x डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी हॉरिजॉन्टल स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तरीके से ये रेंज ही तो हो गई। उसने ये तो बोला कि बॉम्ब कहां जाके गिरेगा, टारगेट को कितना मिस करेगा, ये हमारा टारगेट था, है ना, ये मेरा टारगेट था, तो बॉम्ब कितना आगे जाके गिरेगा, ux यानी कि v इंटू टाइम यानी कि 2h/g। आया समझ में ये क्वेश्चन। तो यानी कि एरोप्लेन वाले केस तो सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले ही हैं, है ना, ये एरोप्लेन वाले केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले ही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाओ ना, नोट कर लिया ना ये, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर आप कर सकते हो भाई। मैं टाइमर दे रहा हूं, ठीक है ना, टाइमर के बाद ही जवाब देना, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। ऑप्शन बी। नहीं, टाइमर के बाद जवाब दूंगा मैं, ठीक है, सब टाइमर को यूज करें।
तब तक वेरीफाई कर ले अपना आंसर, एक बार क्रॉस चेक कर ले, कुछ गलती ना की हो। सर ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड सर। यस सर 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ Yes, सर sir. ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, देखें जरा एक बार, है ना। तो यहां तो आपको समझ में आ गया, ये सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो कैटेगरी है कि यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका, वो इधर गया, और अब आप तो रेंज रट गई होगी, आपको याद हो गया होगा इस केस में रेंज कितनी आती है, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आप इनिशियल वेलोसिटी देते हो आगे की तरफ यानी कि u, है ना, और मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि 2h/g, ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा, 2 क्वेश्चन में कर चुके हो, है ना। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, है ना। तो यानी कि ये कितना दे दिया हमें 10, और हम लोगों से इनिशियल स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, और 2 टाइम्स हाइट option कितनी C. दे रहा है, ठीक है ना, हाइट कितनी दे रहा है 5, है ना, हाइट दे रहा है 5 और डिवाइडेड बाय g की वैल्यू आपको पता है 10, तो यहां से आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू u टाइम्स और √10 डिवाइडेड बाय 10, आसान है, u की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आगे आसान है, ठीक है ना, वेरी इजी, तो बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी नोट करें, जिसका भी रह गया था फटाफट नोट करें, मुझे लगता है मैक्सिमम जनता ने इसका आंसर कर दिया होगा, ठीक है। हो गया ना, पक्का ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये आसान है यार, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ जाए भगवान, यही पेपर में डाल दो, ये क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाएगा। मैं भी यही चाहूंगा ये क्वेश्चन आ जाए ताकि आप आराम से कर सको, सभी का भला हो, ठीक है। आगे बढ़े सर थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज सर। हाँ, थोड़ा जल्दी नोट करें बेटा। कर लिए सर। ठीक सर है, डन। डन ना, चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब देखो ये वाला देखते हैं कौन कर पाता है इसका आंसर, ठीक है। मैं टाइमर दे रहा हूं, टाइमर दे रहा हूं, टाइमर के बाद जवाब देना है सबको। तब क्या बोला? ठीक है सर ऑप्शन ए आ Done? रहा है, सर ऑप्शन ए 10 - 1 1/5। सर ऑप्शन tan इनवर्स 1/5 होगा। ये वाला आंसर आ रहा है सभी का, यस सर। ठीक है। और क्या तरीका है करने का आपको याद आ रहा है, क्या मेथड था करने का आपको पता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखना था अपने को, बोलो Vy/Vx, यही करना है फॉर्मूले में, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, वो बोल रहा है अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड एंड अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे वही चीज है, ये प्लेन वाला ही क्वेश्चन है, इस तरीके से हमारा प्लेन है, ये जेट प्लेन है, इसने अपने यहां से एक बॉम्ब को छोड़ा और ये बॉम्ब यहां जाके टकरा गया। तो आपको पता है यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी Vy, है ना, और आगे की तरफ होगी Vx। बस अब इतना है कि उसने क्वेश्चन में हाइट नहीं दी, टाइम दे दिया, तो आप Vy सोचो कैसे निकाल सकते हो, और Vx तो आपको पता है जो बॉम्ब की स्पीड है ना, इनिशियल स्पीड Vx यानी कि Ux जो थी वो कितनी थी हमारे पास, जो प्लेन की स्पीड थी 500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये तो हमें पता है ये 500 मीटर पर सेकेंड होगा। सो अगर आपने ये एंगल निकालना है थीटा, तो आपको जस्ट ये Vy चाहिए। तो y डायरेक्शन में आपको पता है एक्सेलरेशन कितना है, ये है मेरा -g यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज करो, Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, ये यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें हाइट नहीं दिया बेटा इस क्वेश्चन में, इस हाइट के बारे में हमें नहीं दिया
कि हमारी हाइट कितनी है, तो हम सीधा ये निकाल सकते हैं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हम टाइम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। तो यहां से वी आ जाएगा, बहुत आसान है। वी कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन मेरा 10 हो गया, और टाइम मेरा कितना हो गया, बोलो टाइम कितना हो गया मेरा 10, यानी कि ये कितना हो गया मेरा 100, है ना, ये आ गया मेरा 100 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव में आएगा मतलब नीचे की तरफ है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, आप लोगों का नेगेटिव आया होगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। अब वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की जगह डाला हमने 100 और वी एक्स की जगह डाला हमने 500, यानी कि आ गया 1/5। तो हमारा जो tan थीटा आ गया वो कितना आ गया हमारा 1/5। तो थीटा मेरा tan इनवर्स 1/5 आएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/5, tan ऑफ 1/5 नहीं है, tan इनवर्स ऑफ 1/5 आएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जल्दी इसको नोट करेंगे। नन हो गया, डन ना, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल, चलो टाइमर देता हूं मैं पहले, देखते हैं कौन करता है सवाल को। ध्यान से समझ के करना, मजा आएगा, डिस्कस करेंगे फिर हम, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना भाई, जल्दबाजी मत मचाना, पूरा 1 मिनट ले लेना चाहे। कोई आंसर किसी का? A particle is projected from ground with velocity u at an angle theta. क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ऑप्शन बी, Option B. ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी। बी, बी और सी Option में बहुत C. बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। Yes, sir. Okay. Option B. एक चीज बताता हूं मैं, जरा ध्यान से समझना, फिर ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बी और सी में ही ज्यादातर बच्चों के डाउट है, तो फिर एक ध्यान से समझना मेरी बात। एक चीज याद रखना, अगर मैं ये प्रोजेक्टाइल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोजेक्टाइल है, अगर मैं इसको 0 डिग्री पे फेंकूं, इसका क्या मतलब है? 0 डिग्री का मतलब है ऐसे फेंक रहा हूं, तो कोई रेंज आएगी इस केस में? रेंज 0 आ जाएगी, कोई रेंज आएगी नहीं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हम रेंज के फॉर्मूले की बात करें, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। थीटा आप 0 डिग्री डालोगे तो आपको कोई रेंज मिलेगी नहीं, 0 मिलेगी। फिर आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आती है, आपको याद है मैक्सिमम रेंज कितनी आती है? थीटा मैक्स किस पे आता है, मतलब मैक्सिमम रेंज किस पे आती है? थीटा मैक्स नहीं, सॉरी, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आती है? जल्दी से बताओ, मैक्सिमम रेंज 45 किस एंगल degree. पे आती है? ठीक है, बोलो, थीटा 45 डिग्री पे। जब थीटा 45 डिग्री पे होता है तो आपकी रेंज कैसी हो जाती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है इसके बाद रेंज फिर घटेगी, तो रेंज 0 से लेके 45 डिग्री तक बढ़ती है। आपका एंगल 0 है तो रेंज कम है, आपने 10 डिग्री पे फेंका तो रेंज बढ़ जाएगी, 15 डिग्री पे फेंका तो रेंज और बढ़ जाएगी, 20 डिग्री पे फेंका तो और, 30 पे फेंका तो और बढ़ जाएगी, 35 पे और, 40 पे और ज्यादा हो जाएगी, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, फिर 46 डिग्री पे कम हो जाएगी, 50 डिग्री पे और कम हो जाएगी, 52 डिग्री पे और कम, 55 डिग्री पे और कम, 60 पे सर और कम, 90 डिग्री पे रेंज 0,
यानी कि 0 से 45 डिग्री तक रेंज बढ़ी, फिर 45 डिग्री के बाद रेंज घटी। तो आप यहां से समझ सकते हो, अच्छा 0 से 45 डिग्री के बीच में जब एंगल मेरा 0 से बड़ा हो और 45 डिग्री से छोटा हो, तो इस केस में अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूं तो मेरी रेंज भी बढ़ती है। बट जैसे ही मेरा थीटा 45 डिग्री से बड़ा हो जाता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे केस में अगर मैं थीटा बढ़ाता हूं तो रेंज घटती है। तो इस केस में रेंज क्या होती है? घटती है। तो डेफिनेटली हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर मैं ध्यान से देखूं, हमें एंगल 30 से 60 डिग्री दिया है, तो मैं समझ सकता हूं 30 से 45 डिग्री के बीच में आपकी रेंज क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। और 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आपकी रेंज कैसी कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। बताओ, है ना? 0 से 45 डिग्री में रेंज बढ़ती है, 45 से 90 के बीच में घटती है। तो आपको जो एंगल दे रखा है थीटा जो है वो 30 से 60 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप 30 से 45 डिग्री के बीच में कहोगे जब जब एंगल बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगी, पर 45 से 60 में घटेगी। तो इसका आंसर होगा रेंज पहले तो बढ़ रही है, बाद में घट रही है। इसके अलावा अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली, ये कितना होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये तो सिंपली थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहां आप क्लियरली कह सकते हो अगर थीटा बढ़ेगा तो आपकी हाइट बढ़ेगी। इवन अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हो, उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय g, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में बढ़ती है, पर साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 से 45 डिग्री में बढ़ती है, याद रखना। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये भी जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज करेगा। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट तो बढ़ेगी, 30 से 60 डिग्री के बीच में आप एंगल बढ़ा रहे हो ना, है ना? आप एंगल बढ़ा रहे हो ना, तो आपका h तो बढ़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बढ़ेगी, बट रेंज का अजीब सा नेचर है। रेंज पहले तो बढ़ेगी, 45 डिग्री तक बढ़ेगी, 30 से 45 डिग्री तक बढ़ेगी, पर 45 से 60 डिग्री पे घटेगी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि रेंज पहले बढ़ रही है, रेंज फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, व्हाइल h एंड t बोथ विल इंक्रीज। ठीक है ना? h और t हमेशा बढ़ेंगे, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा बढ़ेगा, और रेंज सिर्फ 45 डिग्री तक बढ़ेगी, बट उसके बाद घटना स्टार्ट करेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर हो रहा है ये सबको? रेंज अलग तरीके का नेचर शो करती है, वो 45 डिग्री तक ही बढ़ती है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाती है। कोई चीज अगर कहीं मैक्सिमम हो रही है तो उसके बाद घटना ही है उससे, कोई मैक्सिमम आ गई तो उसके बाद तो घटेगी ना। ठीक है ना? मैक्सिमम आ गया है उसके बाद तो घटेगा ना, तो इसका मतलब है रेंज आपकी यहां पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बट एच ओ टी हमेशा ही बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, जो भी आप लिखना चाहते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी आप नोट करना चाहते हो इसमें कुछ खास है नहीं, वैसे ये लिखना चाहते हो आप लिख लो, बट समझना है इसको, लिखने से बेटर है समझना है कि थीटा बढ़ने पे रेंज बढ़ती है 0 से 45 डिग्री पे, और थीटा बढ़ने से रेंज घटती है 45 से 90 डिग्री पे। चाहो तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो मैं यहां लिख देता हूं, कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, आप लिख लेना रेंज 45 डिग्री तक बढ़ेगी, है ना? 45 डिग्री तक बढ़ेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी, है ना? उसके बाद क्या होने लग जाएगी? उसके बाद 45 डिग्री तक तो बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है ना? एच और टी हमेशा बढ़ेंगे, है ना? एच कोमा टी ये हमेशा बढ़ेंगे। आप एंगल बढ़ाओगे तो ये बढ़ेंगे, है ना? हमेशा बढ़ेंगे। आप एंगल बढ़ाओगे तो ये हमेशा बढ़ेंगे, थीटा बढ़ाने से ये हमेशा बढ़ेंगे। ठीक है ना? मैंने लिख दिया उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा शायद ये मैथमेटिकल लैंग्वेज से इश्यू हो, उनको लगे सर थोड़ा हिंदी में लिखवा दो, इंग्लिश में लिखवा दो, स्टेटमेंट में लिखवा दो, उनके लिए मैंने लिखवा दिया ताकि याद भी रहे। और आपको भी लिख लेना चाहिए अपनी नोटबुक में ऐसे। मैं नहीं भी लिखवाता तो भी अपनी भाषा में इस तरीके से लिख लिया करो, यही फिजिक्स है, यहीं से फील आता है फिजिक्स में। अगर आप सब सोच रहे हो कि सर देखेंगे कैसे होगा, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, तो नहीं होगा। लिख लो, नोट्स तो आपके भरे होने चाहिए, नोटबुक में जगह नहीं होनी चाहिए, लिख दिया करो छोटा छोटा जगह जगह। हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो, भैया अपनी लैंग्वेज में लिखो, साउथ से हो तो वहां की लैंग्वेज में लिखो, जो लिखना है जैसे मर्जी लिखना है, समझ में आने चाहिए।
आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। चलो इसका आंसर कौन देगा? बहुत आसान है, मैं टाइमर दे रहा हूं और मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया जिससे इसका आंसर बहुत जल्दी भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ टाइमर दूंगा सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का, जिसमें सभी का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है। फॉर्मूला जानते हो? सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगे ना, फॉर्मूला पता है तो, ऑप्शन सी। है ना? पढ़ाया था ना ये तो फॉर्मूला, मैंने Option C। डायरेक्टली बताया था, है ना? अरे ये तो मैंने पढ़ाया था, टाइमर की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने बताया था, ये तो रट जाना चाहिए, है ना? कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप एच बाई आर को tan थीटा बाई 4 यूज कर सकते हो, है ना? और थीटा मैंने आपको बताया भी था, जब 45 डिग्री हो आप इसको डायरेक्टली भी याद रखो, आपकी रेंज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट हो जाती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये, ठीक है? आसान है, ये सवाल आसान था, ठीक है? ये सवाल आसान था। दो टाइमर खुल गए हैं। चलो सर आगे बढ़ रहा हूं मैं। पूछ सकता हूँ? क्या क्या बच्चे? सर डाउट सर। हाँ हाँ बेटा बोलो, इससे रिलेटेड है। ये सर। हाँ बोलो। सर जब थीटा 45 होता है तो रेंज मैक्सिमम होता है। हाँ तो सर जो लॉन्ग जंपर होते हैं सर, वो लोग 45 डिग्री पे जंप क्यों नहीं करते? वो कोशिश तो यही होती है उनकी, और दूसरी बात ये है कि इसमें हम एक एजम्पशन भी ले रहे हैं, हम एयर ड्रैग को नहीं कंसीडर कर रहे। आपने ये भी देखा कि आप लॉन्ग जंपर या फिर जैवलिन थ्रो की भी बात करो, वो कोशिश तो यही करते हैं। तो पर हम प्रैक्टिकल बात करें और एक्चुअल मतलब जो हम प्रोजेक्टाइल की बात करें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर ये सब कुछ लॉन्ग जंपर वैक्यूम में जंप कर रहे होते या जैवलिन थ्रोअर वाले जैवलिन थ्रो को वैक्यूम में कर रहे होते, तो 45 डिग्री से बढ़िया तरीका नहीं था बेटा। बट क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम यहाँ कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, ठीक है ना? ये भी आप याद रखना। सर मैं गूगल किया था तो सर वहाँ पे लिखा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द लॉन्ग जंपर्स मतलब 15 to 27 डिग्री के अंदर ही कूदते हैं। तो सर तो 45 तो और सर 45 डिग्री कूदना भी आसान नहीं है ना उनके लिए, एंगल भी तो ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर वो वैक्यूम में होता, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर वो वैक्यूम में होता तो वो करते इसी तरीके से जंप, ठीक है ना? हम तो बहुत बड़ी अजम्पशन लेके कर रहे हैं, है ना? हम वैक्यूम थोड़ा ले रहे हैं। यहाँ एयर ड्रैग भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, जो उनको तंग करेगी, है ना? हमें एयर ड्रैग को भी देखना पड़ेगा कि एयर ड्रैग भी उस पर लगेगा, ठीक है ना? और एयर ड्रैग तो बहुत अजीब सी चीज है। अगर कोई जंपर जंप कर रहा होता है ना, तो अगर आप मान लो जिस डायरेक्शन में जंप कर रहे हो, मान लो आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो एयर ड्रैग ऐसे लगता है, ठीक है ना? आपकी डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। एयर ड्रैग लगता भी उतना ज्यादा है जितनी स्पीड से आप चल रहे होते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ बहुत ही उस केस में कर रहे हैं जहां हम बहुत आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? चलो अगला सवाल कौन करेगा? जल्दी से बता दो फटाफट, मजा आ जाएगा अगर आपने इसका जवाब कर दिया। टाइमर मैं दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइमर तो मुझे देना चाहिए, थोड़ा ज्यादा भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट से ऊपर दे देता हूँ, बट आपको पहले ढंग से पढ़ना है, जल्दबाजी में मत करना। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? वो तो आ ही नहीं सकता बेटा, डी तो नहीं आ सकता। ऑप्शन बी आ रहा है, R इक्वल्स टू 4H माइनस H2। नहीं, उससे भी नहीं आएगा। सर ऑप्शन है ए आ रहा होगा, बिल्कुल सर सही है, ऑप्शन ए। ए आ रहा होगा, सर ऑप्शन ए। ए ही आंसर है। बी से कैसे आ जाएगा? बी से तो नहीं आएगा, आप करके देख लो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, आप करके भी देख लो, दोनों हाइट है ना, एक हाइट क्या आएगी दूसरी क्या आएगी। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके चल रहे हो ना, तो अगर आप h1 की बात करो, आप थीटा एंगल लेके चल रहे हो, तो h1 कितना होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट का फॉर्मूला यही होता है ना। फिर अगर आप 90 माइनस थीटा से फेंकोगे, तो जहां साइन है उसकी जगह कॉस कर दो, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, है ना? तो अब अगर आप h1 माइनस h2 करोगे तो उससे थोड़ा ना आएगा आंसर, उससे तो u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा।
पर हमसे तो क्या पूछ रहा है, रेंज का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी है जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ता है। अगर आप ये कैलकुलेट करके देखते हो, ये इसका आंसर, आप कैलकुलेट करके देखो। एक काम करो, आप H1 और H2 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, जल्दी से करके देखो। H1 H2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा u की पावर 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4g स्क्वायर। देखो यही आ जाएगा, है ना। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4h1 h2 इज इक्वल्स टू u की पावर 4, और अब आप यहां से लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप क्या कर लो, इसका अंडर रूट ले लो। अगर आप दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो क्या आएगा, देखो स्क्वायर रूट लेके देखो, यहां से भी स्क्वायर रूट ले लो और यहां से भी ले लो। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहां से बन जाएगा 2 टाइम्स h1 h2, है ना। यहां से बन जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर h1 h2, और ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आप रेंज के फॉर्मूले की बात करो तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपको याद हो, यही होता है ना रेंज का फॉर्मूला, कॉस थीटा बाई जी। यानी कि अगर आप इसको रेंज बनाना चाहते हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। और यहां भी इसको क्या करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड करो तो लेफ्ट साइड भी करोगे, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स रूट h1 h2, और राइट साइड आ जाएगी आपकी रेंज। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। बट ये आपको याद हो तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आप इसको डिराइव करने जाओगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो लंबा है ही, बट इतना मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, पर फिर भी वरना आपको सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे कि हो सकता है सर इससे भी आ जाए, हो सकता है सर इससे भी आ जाए। इससे तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे तो tan स्क्वायर थीटा कुछ आने लगेगा, आपको पता है। हाइट का रेशियो तो आपने पढ़ा ही था, tan स्क्वायर थीटा होता है। और h1 प्लस h2 भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। h1 प्लस h2 u स्क्वायर बाई 2g होता था, ये भी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन वैसे एक्चुअली ए ही बचता था, सही ऑप्शन जो है वो ए ही बचता था, और कोई ऑप्शन आएगा भी नहीं। बट फिर भी आप इसको डिराइव कर सकते हो, एक बार डिराइव हो जाए तो इसको याद भी रख सकते हो। सर ये हर एंगल पे वैलिड है या सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। Yes, sir, मान लो कोई एक complementary। 20 डिग्री, एक 70 डिग्री, 30 60 40 50, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए है ये वैलिड। 4 टाइम्स रूट h1 h2, दोनों हाइट को मल्टीप्लाई करो, रूट ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, रेंज आ जाएगी, क्योंकि दोनों की रेंज सेम होगी, ये तो आप जानते हो ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है तो आप जानते हो ना। ये भी कह सकते हो सर ये किसकी रेंज है, Yes, थीटा sir, वाले yes। की या 90 माइनस थीटा वाले की, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों केस में रेंज सेम ही आती है। ठीक है, याद है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की Yes, रेंज sir। सेम है। बहुत Yes, बढ़िया, sir। आगे बढ़ जाए ना। चलो अगला सवाल बहुत आसान है, रुक जाइए सर, थोड़ी देर जल्दी बेटा, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि जी बहुत सर। आसान है। नहीं आप सर, इसको वो फटाफट। ठीक है, मैं आ रहा हूं अगले सवाल पे, इसके लिए टाइमर दे रहा हूं आप लोगों को। और ये बहुत आसान सवाल है, बट ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सर ऑप्शन सी आ रहा है 0.5। ओके, डन। सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी आएगा। कैसे आएगा एक बार ये देखते हैं। देखो इस सवाल में आपको बस इतना याद रखना है, जरूरी नहीं है ये बीच से ही फेंका हो, कहीं से भी फेंक सकता है। 2 प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, एक को यहां से और दूसरे एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक रहे हो। मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका है। इसको फेंका आपने किससे, V1 से, और इसको कहां फेंका है, V2 से। क्वेश्चन में हालांकि उसने बोला है कि ये मिड पॉइंट से फेंका, बट ऐसा जरूरी नहीं है, मिड पॉइंट से फेंके ना फेंके जरूरी नहीं है। आप कहीं से भी, यहां से भी फेंक सकते हो, ऊपर की तरफ फेंक सकते हो। तो उसने बोला ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, जितनी देर में आप यहां से यहां पहुंच रहे हो उतनी देर में यहां से यहां पहुंच रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे कोलाइड, मतलब वो टकरा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोलिजन वाला क्वेश्चन है। कोई बच्चा कह रहा था कि सर कोलिजन वाले क्वेश्चन डाले हुए, नहीं, ये कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है, वो ये पूछ रहा है ये दोनों सेम पोजीशन पे कब होंगे,
कोलाइड का मतलब यहाँ ये है। तो यानी कि ये तभी कोलाइड कर सकते हैं जब इन दोनों की सेम पोजीशन हो एट सेम टाइम, मतलब दोनों की हाइट सेम है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है, तो दोनों की जो वर्टिकल हाइट है वो सेम है। आप देख सकते हो दोनों के पास वर्टिकल हाइट सेम है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो। अब v2 की वर्टिकल वेलोसिटी तो v2 है, इसको तो आपने ऊपर ही फेंका है, देखो इसको तो आपने ऊपर ही फेंका है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है सर, v2 ही है। पर v1 की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बोलो, v1 के पास दो वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल में भी। v1 की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, v1 sin 30 डिग्री है ना। तो यानी कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इस केस में कोलाइड करने के लिए दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी का सेम होना जरूरी है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बस इतना याद रखो, सेम होगी। तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी कह रहे हो आपको सर v2 तो ऊपर ही फेंका है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो ये खुद है v2, पर v1 के पास तो एक कंपोनेंट है ना ऊपर, ये आ जाएगा v1 sin थीटा, यानी कि v1/2। तो अगर आप यहां से v2/v1 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.5। बस आपको वर्टिकल स्पीड सेम करनी थी और आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है, डन। आगे बढ़ रहा हूं मैं सर। हाँ जी, सर एक प्रोजेक्टाइल का रेंज और उसका मैक्सिमम हाइट उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। रेंज और करता ही है, वर्टिकल कंपोनेंट पे उसकी हाइट डिपेंड करती तो है। मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका रेंज और नहीं ऐसा नहीं है, वेलोसिटी तो एक बार आपने दे दी, उसके बाद आप अलग अलग एंगल पे फेंकोगे तो आपकी रेंज और हाइट बदल जाती है, हम ये डिस्कस करते हैं। आप स्पीड ज्यादा फेंकोगे तो आप ज्यादा हाइट और रेंज तो वैसे भी कवर कर सकते हो, स्पीड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। पर क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन ये होता है स्पीड आपको दे रखी है, अब एंगल के साथ बताओ क्या फर्क पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने से तो ज्यादा हाइट और रेंज होगी, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं। हाँ जी सर अगर बी की जो अगर हम सेंटर से फेंकते तो फिर सेम ही रहता। क्या बेटा, क्या कह रहे हो आप? अगर हम दोनों को कोलाइड करने के लिए अगर बी हम सेंटर से लेते तो फिर सेम रहता। तो भी सेम ही आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली हम ये समझना चाहते हैं कि जितने टाइम में आप यहाँ से यहाँ पहुंचे उतने टाइम में ये पार्टिकल ने भी उतनी ही हाइट कवर की है। वो अलग बात है ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसने कुछ एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया है, वाई में भी, बट इसका भी वाई डिस्प्लेसमेंट और दोनों पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम है। और दोनों को अगर हम ध्यान से देखें इस केस में हम कह सकते हैं दोनों की फाइनल वर्टिकल पोजीशन सेम है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं या इनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके एक ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। A particle is projected at an angle of projection alpha and after t second it appears to have an angle beta with the horizontal. The initial velocity is. इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं पड़ा तो मैं थोड़ा सी टाइमर में दूंगा, अगर तब तक होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कराऊंगा। 40 सेकेंड्स का टाइमर है, आप ट्राई करो। ऑप्शन इसमें डी आ रहा है 2 sin अल्फा। एक बार रीचेक करो, डी आ रहा है या बी आ रहा है? आपको निकालना क्या, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ओके इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम नहीं निकालना। बी या डी? बी आ रहा है ना? डी सर, डी ओके चेक करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं सब, अब कोई नहीं बोलेगा, समझते हैं ध्यान से। बेटा देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, उसने क्वेश्चन में बोला है मान लो आप किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, है ना, हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, लेट अस से u से, और किस एंगल से फेंक रहे हैं बोलो, अल्फा से। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका एंगल बदल जाएगा ना, तो अगर हम थोड़ी देर बाद देखें इसका एंगल बदल जाएगा, मान लो एंगल कितना हो गया बोलो, बीटा। क्या चीज है जो नहीं बदलती, आप लोग जानते हो क्या नहीं बदलता? अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u cos अल्फा, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin अल्फा।
ठीक है ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में अभी भी सेम रहेगी, ये अभी भी कितना रहेगा, यू कॉस अल्फा, है ना। बट अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि ओवरऑल स्पीड भी चेंज हो रही होगी। तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी, हम कुछ मान सकते हैं, वो वी वाई हो जाएगा। और वी वाई निकालने का तरीका क्या है, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी लिख सकते हैं हम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं एंगल बीटा निकालना चाहता हूं तो मुझे याद है मैं तरीका क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं टेन बीटा को क्या लिख सकता हूं, टेन बीटा इज नथिंग बट वी वाई बाई वी एक्स, है ना, वी वाई बाई वी एक्स जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये होता है वी वाई बाई वी एक्स। और वी वाई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यू एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, बोलो, यू कॉस अल्फा, इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, यू कॉस अल्फा, ठीक है ना। और टेन बीटा को आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, टेन बीटा को ही हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा बाय कॉस बीटा। अब बस रीअरेंजमेंट करना है हमें, सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। इस कॉस बीटा को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा कॉस बीटा माइनस जी टी कॉस बीटा, और इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा यू कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। आप जीटी को राइट साइड ले जाओ, इसको राइट साइड ले जाओ और इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो आपके पास बचेगा यू साइन थीटा कॉस बीटा माइनस यू कॉस थीटा नहीं है, जहां मैं थीटा लिख रहा हूं वहां अल्फा कर लेना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा एंगल की जगह उसने हर जगह अल्फा लिखा है। जहां जहां मैंने थीटा लिखा है ना, प्लीज उसको अल्फा कर देना। मैंने यहां जहां थीटा लिखा है आप उसको अल्फा कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियल एंगल थीटा की जगह अल्फा दिया है। तो आप यहां भी मैं इसको अल्फा कर देता हूं, तो ये आ जाएगा यू कॉस अल्फा साइन बीटा, और राइट साइड आ जाएगा मेरा जी टी कॉस बीटा। अब बस यहां से अगर आप क्या करोगे, u की वैल्यू निकालोगे, आप यहां से u कॉमन ले सकते हो, इस वाले को u को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए बी। तो यहां से इसको लिख सकते हो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा, इज इक्वल्स टू जी टी कॉस बीटा। तो यहां से आप u की वैल्यू निकाल लो, अगर आप ये निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सेकेंड वाला, ऑप्शन बी। मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं, ठीक है ना, नोट तो आप कर ही लोगे सॉल्यूशन। ब्रीफ ये है कि इनिशियल एंगल इसका अल्फा था, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा। किसी एंगल के बाद थोड़ी देर बाद जाने के बाद स्पीड बदल गई, एंगल बदल गया बीटा, बट इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड अभी भी सेम है, यू कॉस अल्फा, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, फाइनल वेलोसिटी वी वाई बदल जाएगा, वी वाई को लिख सकते हैं यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन माइनस जी है वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी टाइम पे हम एंगल निकालना चाहते हैं टेन बीटा, तो हो जाएगा वी वाई बाय वी एक्स। टेन बीटा का मतलब हो गया वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाली, वी एक्स की जगह यू कोस अल्फा डाला, और टेन थीटा को हमें पता है क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन बीटा को साइन बीटा बाई कॉस बीटा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सिर्फ मैथ्स है, उसके बाद सिर्फ मैथ्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रीअरेंजमेंट किया है, पहले मैंने कॉस बीटा को दोनों में मल्टीप्लाई किया, साइन बीटा को इसमें मल्टीप्लाई किया, इस चीज को इधर लेके आया, जीटी कॉस बीटा को राइट साइड ले गया, और यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा, यू कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहां से ये फॉर्मूला बनेगा, और इसको आप जीटी कॉस बीटा लिखोगे तो यहां से यू निकालने के लिए साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर दो, तो यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ओके, सो यहीं तक है आज का लेक्चर, और जो भी आपका टेस्ट है उसमें यहीं तक का सिलेबस आएगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड बेटा, तो मैं आपको बस ये बता देता हूं कि जो भी आपका टेस्ट का सिलेबस है वो यही है, आप होमवर्क में ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ी सी और बताऊंगा इसमें, बट टेस्ट से ज्यादा उसका लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां तक करना है, ओके सर। यस सर वो प्रीवियस स्लाइड थोड़ा कर दीजिए। हाँ हाँ। सर, ये वाला क्वेश्चन के आने के चांसेस मतलब कितने हैं, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े ज्यादा देखो, एक आधा क्वेश्चन जरूर रखा होगा, मैं आपको पहले ही बताऊं, ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन जरूर रखूंगा। अगर आपको 40-50 क्वेश्चन है, आपको पता है उसमें 45 अटेम्प्ट करने हैं, तो लास्ट के 10 में जरूर एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप स्किप कर सकते हो, आपको लगे नहीं आता छोड़ दो। और ऐसे ही नीट के पेपर में होता भी है, एक दो क्वेश्चन मुश्किल रखता है जिसको आप स्किप कर सकते हो, है ना।
तो ऐसा होगा एक आधा क्वेश्चन, या फिर हो सकता है वो पीछे भी आ जाए, मतलब जो आपको अटेंड करने हैं मैंडेटरी क्वेश्चंस में भी आ जाए। एक दो क्वेश्चंस मैं जरूर रखता हूं चैलेंजिंग प्रॉब्लम की तरह, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, किस लेवल तक प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, मतलब सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ एक दो आ सकते हैं, एक दो मुश्किल क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं कि आपको लगेगा कि सर हाँ ये थोड़ा सा टफ है नीट के लेवल पे, पर दो तीन क्वेश्चन जरूर रखते हैं हम। ठीक है, ओके। भैया सर एक और चीज छोटी सी चीज पूछनी थी हाँ। कि सर इस चैप्टर से टोटल कितने का आता है, मतलब जनरल नीड में? प्रोजेक्टाइल मोशन से तो अगर आप ध्यान से देखो, जी। अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी हम कर लेना, तो काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मिला के 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। मतलब मिला के एक यूनिट अगर हम माने 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कभी कभी, तो 2 या 3 क्वेश्चंस तो हम मान के चल रहे हैं 2 क्वेश्चंस के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी सर। जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी से भी आ जाता है, मैंने देखा प्रोजेक्टाइल रिलेटिव दोनों ही डाल देता है। ठीक है और ना, तो सर- काइनेमेटिक्स को 1D को भी ले लो तो 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है। और सर ठीक है? इसमें से एक क्वेश्चन हार्ड रहता ही रहता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन? नहीं मैंने ये नहीं देखा, मैं लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आया था वो इतना मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा वैल्यूज को इधर उधर लेके उसने किया था। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना मॉड्यूल में, जो आपको आइडिया लग जाएगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना मॉड्यूल में, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द टाइम। ओके बेटा, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर। बाय।